आज हमारे सामने जो पहला युद्ध के मैदान में जो विपक्षी दल का पहला सैनिक है वो कौन तैयार है, जरा उस सैनिक को देखिएगा और उसका खिदमत और हजामत बड़ी बेहतर तरीका से करना चाहिए। जो हमारे गेस्ट होते हैं ना, उसका खिदमत और हजामत बहुत अच्छी तरीका से होना चाहिए। वो दो तरीका से होता है, एक तो आप मान सम्मान से करते हैं, नहीं तो दूसरा उसका बेइज्जत करके भी हजामत किया जाता है। ठीक है, तरीका दो होता है। क्या करना है, कैसे करना है, वो दोनों पर डिपेंड करता है कि आपके गेस्ट कैसे हैं, यानी आपके पास जो आदमी आया है वो कैसा है और आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं, ये सब जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स। देख रहे हो एग्जामिनेशन पहले कितना एक्टिव और कितना सिंसियर होके, कितना फोकस होके सब चीज़ आपके दिमाग में डाल चुके हैं। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, क्योंकि वो घड़ी समाप्त हो गई है। अंतिम पड़ाव पर आदमी को पैसेंस की आवश्यकता होती है। पैसेंस आपको बहुत कुछ देगा। लास्ट समय में आपको पैसेंस रखना होगा, क्योंकि उससे पहले इतने सारे पल गुजर जाते हैं जो आपको बार बार स्टक करेगा दिमाग में, बहुत कुछ स्टक करेगा। अभी के समय में किसी को स्टक नहीं करने देगा, तो वो कौन नहीं करने देगा, तो वो आपका धैर्य नहीं करने देगा, सब्र नहीं करने देगा। तो पैसेंस बिल्कुल लेके चलना है। पैसेंस खो दिए यानी समझो सब चीज खो दिए। अभी के समय में, लास्ट समय में, किसी भी चीज का लास्ट पड़ाव जब आता है तो उसमें पैसेंस की परीक्षा होती है। अंत समय में आप कोई भी सीरियल देख लीजिए, कोई भी ड्रामिस्ट देख लीजिए, कोई आपका मूवी देख लीजिए, कोई ड्रामा आप किताब में पढ़े होंगे, जब अंतिम समय आता है तो आप बहुत कुछ सीख लेते हैं उससे। और आप अपने मूवी देखने जाते हैं तो लास्ट समय में आपके दिमाग में चलता है, जैसे तुम्हारा बाहुबली आया था, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, भाई संशय आ गया था। यानी कब आया, जब सिनेमा देख के अंतिम कगार पर पहुंचे तब आया। ऐसा नहीं था कि सिनेमा देखने गया अरे बाहुबली कटप्पा को मार दिया, कोई जानता था क्या? नहीं जानता था। ये कब पता चला? लास्ट में पता चला। तो वही घड़ी आपके पास आ चुकी है। घड़ी मतलब क्या, ये दीवार घड़ी नहीं, वो समय आपके पास आ चुका है। तो इसको फेस कैसे करेंगे, तो हमारे सामने हजामत करने के लिए एक हजामत का क्वेश्चन रखा गया है। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है, फिर आपको ऑलरेडी समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। कहता है हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। हजामत बनाना मतलब क्या, फितरत नहीं करना, फितरत नहीं करना। हजामत बनाने का मतलब हजाम के पास जाकर बाल दाढ़ी को कटवाना। क्या? हजाम के पास जाकर बाल दाढ़ी को कटवाना, औ भौ ये वो जो भी है, हाथ सर पैर जो भी कटवाना हो, जब हजाम के पास जाके आप कटवाते हैं, हजाम के पास जाके आप कटवाते हैं, तो हजाम जो काटता है तो काटने पर कम, आईना में ज़्यादा ध्यान आपका होता है। तो पूछ रहा है कि हजाम के पास जब बाल दाढ़ी कटवाने जाते हैं तो उसमें किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा हजाम के पास जाइएगा तो वो भी आँख खोल खोल के देखते रहता है। क्या देखते रहता है? उच्च आईना में नहीं देखता है। तुम आईना में देखते हो, वो आईना में नहीं देखता है। वो देखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अइला फैला दाग इधर उधर होगा, कहीं काट देंगे तो जुल्म हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि छोटा छोटा चीज़ जो आपके पास पिंपल्स होते हैं या बहुत सारा किसी को दाग है, किसी को काइला हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो कटे नहीं। इसके लिए कोई बाल कहीं छूटे नहीं। किसी का दाढ़ी एगो यहाँ रहेगा, एगो पेड़ यहाँ जन्म जाएगा, एगो यहाँ जन्म जाएगा, एगो यहाँ जन्म जाएगा। तो एक एक पेड़ को बारीकी से क्या करता है, नोच नोच के उखाड़ उखाड़ के फेंकता है। तो वो नज़र कैसे आएगा? तो उसके लिए हम लोग जो मिरर का इस्तेमाल करते हैं, उसका काम होता है कि छोटे से छोटे चीज़ को बड़ा करके दिखाना, बड़ा करके इलार्ज करके दिखाना। और उसमें काम कौन आता है? तो उसमें बेटा काम आता है कनकेव मिरर, जिसको अवतल दर्पण कहते हैं। तो पहला सैनिक तो बिल्कुल परास्त हो गया। पहला को तो हम जब्बा कर दिए, जान से मार दिए बिना हथियार उठाए। अब दूसरा फड़फड़ा रहा होगा, तो जरा सा उसका भी फितरत देख लेते हैं कि काहे फड़फड़ा रहा है। भाई फड़फड़ाओ नहीं, फड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। कहता है कि मानव नेत्र, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुप्राही नहीं होता है उसे कहते हैं। बेटा देखो, मानव नेत्र जो होता है, हमने आप लोग को पढ़ाया है, ह्यूमन आई के विषय में बहुत कुछ पढ़ाया है। तो हमने बोला था कि ह्यूमन आई का कुछ पार्ट होता है
उसमें एक आपका ब्लाइंड स्पॉट भी होता है। जरा हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो पूरा ह्यूमन आई आपको हम रिवाइज करवा देंगे। यानी आज भी इस लेक्चर को सुन लीजिएगा तो आपको पीछे देखने की आवश्यकता नहीं होगी, यहीं से आप एग्जामिनेशन में सब क्वेश्चन बना सकते हैं। हमारे ह्यूमन आई में आपका क्या पाया जाता है, तो कॉर्निया पाया जाता है, आइरिस पाया जाता है, पुपिल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्वस ह्यूमर पाया जाता है, विट्रस ह्यूमर पाया जाता है, सिलियरी मसल्स पाए जाते हैं, आई लेंस पाए जाते हैं, आई स्कल पाया जाता है, रेटिना पाया जाता है, ऑप्टिक नर्व पाया जाता है। ये सारा चीज हमारे ह्यूमन आई में पाया जाता है। तो आपका रेटिना जो होता है, रेटिना मतलब क्या, जहां इमेज बनता है, जहां इमेज बनता है उस रेटिना पर क्या होता है कि आपको एक होल्स हो जाता है, उस रेटिना के आसपास में, उस रेटिना पर क्या हो जाता है, आपका छिद्र हो जाता है, छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, स्टोमा की तरह, स्टोमाटा की तरह, जैसे पेन में पत्ता होता है। और जब लाइट रे आपके आंख से इंटर करता है तो वो रेटिना पर रुकता नहीं, रेटिना पर रुकेगा तभी इमेज बनेगा। रेटिना पर नहीं रुकता, उस होल से सीधा पास करके कहाँ चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। क्योंकि आंख के पीछे जो है वो क्या है, दिमाग में ना है, आंख के पीछे क्या है, दिमाग ना है। तो ये आंख में छेद हो जाएगा, न कुछ होगा तो इससे कैसे गुजरेगा, दिमाग कैसे गुजरेगा, तो सीधा पीछे चला जाता है और उस लाइट रे के द्वारा रेटिना पर इमेज नहीं बन पाता है। वही जो छोटा बिंदु आपका जो होल्स था उसी को हम लोग ब्लैक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक पॉइंट बोलते हैं, ब्लैक पॉइंट कहते हैं, ब्लाइंड पॉइंट बोलते हैं। और उसी को क्या कहा जाता है, अंध बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंध बिंदु। तो वही क्वेश्चन था कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुप्राही नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश रुकता ही नहीं है, रेटिना पर नहीं आता है, दिमाग पर चला जाता है। तो दिमाग पर जाने से कुछ थोड़े होगा, दिमाग पर जाने से क्या होगा, आप कॉपी पर लिखना है परीक्षा में, आ जाएगा बेंच डेस्क पर लिख के चल आएगा तो तुमको नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा नंबर, नहीं ना आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्या है हमारे पास, आगे आपको अभिमन्यु की तरह क्या रख दिया गया है, चक्रव्यूह रचा गया है, तोड़ देंगे। वो समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। गुरु द्रोणाचार्य का राज नहीं है, शारदा वाला का राज है। यहाँ कुछ नहीं चलेगा, यहाँ कुछ भी चलने वाला नहीं है। तो ये चक्रव्यूह रचा गया है आपके सामने एक चक्रव्यूह रचा गया है। और इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ के बाहर निकलना है, चलिए जरा इसका फितरत करते हैं कि इसको कैसे रचे। कहता है चित्रानुसार ए और बी के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान होगा। ए और बी के बीच आपका क्या निकालना है, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालना है। अब बेटा ध्यान से देखो तो आपको क्या सब पता चलेगा वो हम समझाने वाले। देखिएगा ये आपका एंड टू एंड कनेक्शन है, यानी ये जो होगा आपका वो सीरीज में होगा। ये किस में होगा, तो श्रृंखलाबद्ध होगा। जब ये सीरीज में होगा तो इसका जो रेसिस्टेंस निकालिएगा, मान लेते हैं R1, तो वो हो जाएगा 3 ओम प्लस 3 ओम बराबर कितना, 6 ओम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट। बिल्कुल ये बिल्कुल नीचे वाला जैसे दिया गया है तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, तो ये भी आपका सीरीज में होगा। ध्यान से देखते रहिएगा, ये भी आपका किस में होगा, तो सीरीज में होगा। और इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो R2 मान लेते हैं। तो ये भी आपका 3 ओम हो जाएगा, आप प्लस 3 ओम हो जाएगा। यानी 3 ओम आप प्लस 3 ओम बराबर कितना, 6 ओम के बराबर ये भी हो जाएगा। दोनों का 3 प्लस 3 कितना आ गया, 6 ओम। अब हमारे पास ये 5 रेसिस्टेंस किस में चेंज कर जाएगा, ये 2 1 में चेंज कर गया, ये 2 1 में चेंज कर गया। और बीच वाला के लिए तो 3 रेसिस्टेंस आएगा जो पॉइंट ए और बी के बीच में आ जाएगा। तो ये भी पॉइंट ए और बी के बीच में ही था, लेकिन ये जो आपका आएगा तो हम इसका एक अलग डायग्राम आपको बना दे। जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए है, ऐसे करके यहाँ से आपका ऊपर वाला जो आ रहा है ये आपका ऐसे करके आ जाएगा। यहाँ मान लेते हैं पॉइंट बी, ये आपका R1 रेसिस्टेंस हो जाएगा जो कितना दिया हुआ है, 6 ओम दिया हुआ है। दूसरा आपका जो रेसिस्टेंस है सामने वाला, ये आपका R3 मान लेते हैं जो आपका 3 ओम दिया हुआ था। और तीसरा जो आपका रेसिस्टेंस है वो आपका ये रेसिस्टेंस है, ये आपका क्या है, R2, और R2 कितना है, 6 ओम के बराबर। अब तीनों का तीनों जब 2 पॉइंट के बीच रेसिस्टेंस होता है तो ये बेटा आपका पैरेलल में आ गया। किस में आ गया, पैरेलल में आ गया, ये आपका समानांतर हो गया। और इसी का R इक्विवेलेंट निकालिएगा तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/6 प्लस 1/3
अब +1/6 बराबर कितना हो जाएगा? तो इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा, 6 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा आप, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? 4/6 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ से R इक्विवेलेंट निकाल दो, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 उलट जाएगा, 1.5 ओम। कितना आ गया? 1.5 ओम। तो चक्रव्यूह रचना तो चाहा था, लेकिन सैनिक हमसे बच नहीं पाया। ठीक है, तो इसकी भी कहानी क्या हो गई? समाप्त हो गई। इसकी भी कहानी क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो बेटा आपके पास कॉन्सेप्ट जब होगा, ये सब कैलकुलेशन आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं, आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि ऐसा कुछ आएगा तो आप सीधा वहां मार सकते हैं। इतना तो जानता ही होगा यार, 1 + 6 या इस सब को जोड़ घटाव करेंगे, ऊपर से देख लेगा, खुद से पता चल जाएगा ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, तीनों पैरेलल में है, सीधा डालेगा, ऑप्शन को टिक करेगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका 1.5 ओम के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.5 ओम के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि आमीटर और वोल्ट मीटर चित्रानुसार जोड़े गए हैं, जिनके पाठ्यक्रम क्रमशः 2 एम्पियर और 6 वोल्ट दिया गया है। 2 एम्पियर और 6 ओम है, प्रतिरोध का मान निकालना है। तो ये आपका सर्किट है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल बैटरी का यानी सेल का दिया गया है। सिंगल कैथोड एनोड है तो ये सेल होगा, बैटरी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर स्विच है, ऑन करेंगे, करंट जा रहा है, ये 2 एम्पियर दिया हुआ है और वोल्ट आपका 6 आर दिया हुआ है। पूछ रहा है रेसिस्टेंस क्या होगा, तो ओम का नियम लगा दो। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I हो जाएगा। V कितना है? 6। ये कितना है? R कितना है? 2। कट के कितना आ जाएगा? 3। बात तोरी भला, विकलांग विकलांग को भेज देता है सैनिक। कम से कम महाभारत का युद्ध है तो कम से कम हष्ट पुष्ट को भेजना चाहिए था। ऐसे ऐसे लोग भी युद्ध में आते हैं तो बड़ी बृहद संख्या में देख के घबराएगा नहीं। ये 4 लाख बच्चा जो होगा या 2 लाख या 5 लाख, उसमें तुमको 3, 4, 5 लाख पैरालाइज्ड होगा, बिल्कुल पैरालाइज होगा, जिसको ढंग से नामों नहीं लिखने आता होगा। तो आपको इतने बड़े कंपटीशन तो फेस करना नहीं है, एक छोटा सा कंपटीशन है, उसको आप आसानी से फेस कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन में दम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा, यानी जो आपका वोल्ट देते हैं, तो जब आप किसी कंडक्टर के अंदर किसी तार में वोल्टेज को देते हैं और बढ़ाते हैं तो उस तार के ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है? उसके ऊष्मा में यानी वोल्टेज को दीजिएगा, इट मीन्स क्या? करंट सप्लाई करवाइएगा, और ज़्यादा देर तक करंट आप सप्लाई करवाइएगा तो तार क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तार क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो वहाँ से हीट निकलेगा। तो हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, Q बराबर I² RT। Q बराबर I² RT, ये फार्मूला हमने आपको दिया था, बिल्कुल दिया था, आपको याद होगा। नहीं भी याद होगा तो हमने याद दिला दिया है कि Q बराबर I² RT होता है। अब कहता है कि धारा के समानुपाती होगा। समानुपाती तो बिल्कुल है, लेकिन स्क्वायर में है, कहीं देखते हैं वो कोई ऑप्शन हो। अब कहता है धारा के वर्ग के समानुपाती है, बिल्कुल वर्ग किया हुआ है। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। कैसे सेकेंड होगा वो बताने की आवश्यकता नहीं है। Q किसके बराबर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² के बिल्कुल बराबर आपको Q दिखाई दे रहा है। तो दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है कि विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट का कहानी है। इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक का कहानी है। कहता है मात्र चालक कुंडली होता है। दूसरा कहता है इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। तीसरा क्या कहता है कि विद्युत चुंबक नर्म लोहे के दंड पर, बिल्कुल सही चीज़ है। जो आपका नरम लोहा होता है ना, जो सॉफ्ट आयरन होते हैं, उसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर जब जनरेट करेगा तो ये एनर्जेटिक चीज़ होता है, वो किसी भी चीज़ को क्या कर देगा? मुलायम कर देगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आगे भी कुछ ऐसा क्वेश्चंस आएंगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अब कहता है 2 किलोवाट तथा 220 वोल्ट का निभंजन तापक किसी बाल्टी में 15 लीटर
15 लीटर पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यदि पानी का प्रारंभिक ताप कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस हो, तो पानी को 15 मिनट तक गर्म करने के बाद उसका ताप क्या होगा वो आपको बताना है। वो आपको क्या करना है, बताना है। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, तो आपको ये दिया हुआ है कि 2 किलोवाट आपको क्या दिया है, पावर आपका 2 किलोवाट दिया हुआ है। तो हीट जो यहाँ से जनरेट करेगा वो आपका क्या जनरेट करेगा, तो P गुने T के बराबर होगा। क्यों क्या होगा, P गुने T के बराबर होगा, या वर्क डन आपका क्या होगा, P गुने T के बराबर होगा। तो P गुने T यानी पावर कितना है, तो 2 किलोवाट था तो 2000 वाट हो गया। टाइम आपका 15 मिनट था, 60 से गुना कर दीजिए तो ये हो गया, यानी क्या 2000 गुने 15 छक्का 90, 900। इसको गुना कीजिएगा तो 1.8 गुने 10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर आ जाएगा। ये वर्क डन कितना आएगा, 1.8 गुने 10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर आ जाएगा। ये तो कहानी इसका हो गया। अब एनर्जी अगर कंजर्व होगा, इसमें एनर्जी अगर कंजर्व होगा तो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितना हीट एनर्जी आप दीजिएगा उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी फॉर्म करेगा, या जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी दीजिएगा वो टोटल का टोटल हीट में बदल जाएगा, और नहीं तो जितना हीट एनर्जी दीजिएगा वो टोटल का टोटल इलेक्ट्रिकल में बदल जाएगा। अब पानी का द्रव्यमान लिखा लो, तो पानी का द्रव्यमान क्या होगा वो देखिएगा। तो पानी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आपको दिया हुआ क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम गुने डेंसिटी, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम होगा। तो डेंसिटी आपका, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 15। नॉर्मल डेंसिटी जो वाटर का होता है वो क्या होता है, डेंसिटी यानी 1 ग्राम पर ml, या फिर 1 लीटर यानी 1 kg पर लीटर। ये आपका नॉर्मल डेंसिटी वाटर का होता है। वैसे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम कहते हैं कि वाटर का डेंसिटी न दे तो आप वाटर का घनत्व नहीं देगा तो आप नॉर्मल डेंसिटी ऑफ वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, लीटर में है तो 1 kg पर लीटर हो जाएगा, पर लीटर हो जाएगा। अब लीटरवा से लीटरवा क्या हो गया, कट गया, अब बचा क्या 15 किलो आ गया। ठीक है, 15 kg आपका पानी आ गया, 15 kg क्या आ गया, पानी आ गया। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आपके पास एक और चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका विशिष्ट ऊष्मा जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4200 दिया गया है। तो आपके पास हीट जो दे रहे हैं उसको, वो मान लीजिए कि टोटल एनर्जी अगर कंजर्व है तो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी दीजिएगा उतना ही हीट प्राप्त होगा, या जितना हीट दीजिएगा उससे उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करेंगे। तो आपके पास दिया हुआ क्या था, 1.8 गुने 10 टू दी पावर, यानी इतना वोल्ट को, यानी 220 वोल्ट वाला 2 किलोवाट को 15 मिनट तक अगर हम देते हैं तो इतना एनर्जी उसको हम दे रहे हैं, 10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। अब आपको 15 लीटर पानी को गर्म करना है। ये आपका कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है तो 4200, 15 लीटर पानी, ये आपको कितना, तो 4200 जूल पर केजी दिया हुआ है। और चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। अब यहाँ से टेम्परेचर निकल जाएगा आपको, T1 तो आपका दिया हुआ है कितना 20, तो T2 यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से निकालिए आप, तो यहाँ से निकालिएगा तो क्या आ जाएगा वो जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से T2 माइनस T1 बराबर 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 6 अपॉन 15 गुने 4200। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। तो इसको 2 लाइन का क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाओ क्या आंसर आता है, जल्दी सॉल्व करो। अब इसके बाद नहीं बताएंगे, अब हो गया कहानी खत्म। जल्दी सॉल्व करो, क्या आया, हो गया, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये डेसिमल को उड़ाइएगा तो ये 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 5 से 3 से 3 छक 18, 3 पचे 15, इसको काटिएगा तो 6 सत्ते 42, यानी क्या आपका ये आ गया कितना 110 टू दी पावर 3, यानी 1000 ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल को उड़ाए, एक शून्य डाले थे, 42 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना 28 पॉइंट कितना था, 28 पॉइंट आपका 4 के करीब आ जाएगा, या 28.6 आ जाएगा। ठीक है, 28.6 आ गया। अब हमको आगे क्या निकालना है, तो यहीं पे सॉल्व कर लो। इसके आगे जब बढ़िएगा तो 28.6 आ गया। अब T2 निकालना है, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 28.6 आप प्लस T1 हो जाएगा, और 28.6
डिग्री या प्लस T1 कितना है 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 48.6 डिग्री। आया समझ में कि नहीं आया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही गजब क्वेश्चन था। थोड़ा था हष्ट पुष्ट खाए पिए हुए था, लेकिन उसको भी जमने नहीं दिए, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, एक खगोलीय दूरबीन है। खगोलीय मतलब क्या, जो आपको यूनिवर्स में जो सब्सटेंस होते हैं उसको देखने के लिए जो पारदर्शी यंत्र बनाया गया है उसी को दूरबीन बोलते हैं। लंबाई दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर, और इसका आवर्धन कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और इसके दोनों लेंसों का फोकस दूरी निकालना है। तो बेटा लंबाई मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट का फोकल लेंस और जो आपका इमेज है उसका फोकल लेंस 16 दिया हुआ है, और म्यू बराबर क्या होता है F0 अपॉन F होता है, और यह आवर्धन कितना दिया हुआ है 3। तो यहाँ से F0 जो आ जाएगा वो 3FE के बराबर आ जाएगा। अब दोनों को मिला दो तो F0 के जगह पर 3FE लिख देंगे। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, दोनों इक्वेशन से इतना प्लस क्या हो जाएगा FE हो जाएगा बराबर कितना तो 16। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4FE बराबर 16 बराबर कितना 16 हो जाएगा। ठीक है, 4FE बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ से FE बराबर कितना हो गया 16/4, कट के कितना आया 4, तो कट के कितना आया 4 चौका 16 ना, 4 कितना आ गया 4, तो एक तो आपका 4 आ गया। तो दूसरा कितना आएगा, यहाँ से F0 निकाल लीजिए, तो F0 बराबर क्या होगा 3 × 4 बराबर कितना 12, एक का 12 और एक का 4, तो 12 और 4 है आंसर। बिल्कुल है, ये भी फड़फड़ा रहा था, इसको भी क्या कर दिए परास्त कर दिए। बिल्कुल, ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे सामने इस महाभारत के मैदान में जितना भी सैनिक जो भी दल बल के साथ आया है, एक एक करके चुन चुन के गिन गिन के जब तक परास्त नहीं कर लेते हैं तब तक ये सिलसिला चलते रहेगा। आप भी हमारे साथ बने रहिए, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लड़ तो हम रहे हैं, आपको केवल देखना है, देखिएगा तब तो कल के डेट में आप भी लड़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 10 कूलम के 2 समान चार्ज दिया गया है। ठीक है, चार्ज एक दूसरे से 10 मीटर दूरी पर रखे गए हैं और दोनों के बीच लगने वाला विकर्षण बल, यानी बेटा कहने का ये मतलब है कि आपका कोई बॉडी ए है और यहाँ कोई बॉडी बी है, इस पर भी 10 कूलम तो विकर्षण लग रहा है, तो 10 कूलम आपका इस पर बल है और 10 कूलम आपका इसका बल है, बल विकर्षण लगेगा। अब इसका दूरी कितना दिया हुआ है तो 10 मीटर दूरी दिया गया। इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुने Q2। Q1 का मैग्नीट्यूड लेंगे, Q2 का भी मैग्नीट्यूड लेंगे, और दोनों के बीच का दूरी R²। इसका वैल्यू पता है आपको 9 गुने 10 पे पावर 9, वैसे इसका वैल्यू 8.54 × 10⁹ होता है, जिसको राउंड फिगर में हम 9 गुने 10⁹ लेते हैं। आपका चार्ज 10 दिया हुआ है और नीचे 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 9 गुने 10 पे पावर 9 न्यूटन। इतना न्यूटन का बल लगेगा, है ऑप्शन? बिल्कुल है सर, ये भी गायब हो गया, ये भी क्या हो गया मर गया, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले सैनिक दल को फेस कीजिए। क्या कहता है कि ध्रुवन के कारण सरल रेखा का विभवांतर होगा। देखो सरल रेखा का विभवांतर ध्रुवन पर, एक चीज हम आपको बता दें, मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को करवाया था कि पृथ्वी के द्वारा जो आकर्षण बल लगता है वो सबसे ज्यादा कहां लगता है। मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को करवाया है कि पृथ्वी के द्वारा जो आकर्षण बल लगता है वो सबसे ज्यादा कहां लगता है, क्या पृथ्वी के सतह पर लगता है, या पृथ्वी के सतह से ऊपर लगता है, या पृथ्वी के सतह के अंदर लगता है, या फिर आपका कहां ध्रुवन रेखा पर लगता है। तो सबसे ज्यादा फोर्स कहां लगता है ध्रुवन रेखा पर लगता है। इसका मतलब कि चार्ज का विभवांतर जो होगा, यानी करंट का सप्लाई बढ़ेगा, जब विभवांतर बढ़ेगा तो आपको इसमें जो कहानी पूछा गया है तो कहता है ध्रुवन के कारण सरल सेल का विभवांतर आपको ध्रुवन पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन था बेसिक का। इतना कुछ करने के बाद चलो अब चाय नाश्ता कॉफी पानी थोड़ा सा करते हैं इंटरवल में, उसके बाद आगे का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि युद्ध तो अभी करना है।
युद्ध विराम अभी होने वाला नहीं है। पहले युद्ध सुबह से शाम तक चलता था, अब युद्ध शाम से लेकर सुबह तक चलेगा, ठीक है। और तब तक चलता रहेगा जब तक सामने वाला एक एक नमूना को परास्त नहीं कर देते। सब नमूना को परास्त कर देना है, चाहे जो भी आए, ठीक है, किसी को बकसना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए काल वेग ग्राफ के अनुसार पहले 4 सेंटीमीटर में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ये सब क्या षड्यंत्र लेके आ गया। अब देखो पहले का कहानी क्या है, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ आपका वेलोसिटी 5 दिया हुआ है, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है 5 है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका फाइनल वेलोसिटी 15 है, ठीक है। और टाइम आपका कितना दिया हुआ है, तो टी आपका दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक आपका 4 सेकेंड है। कितना है 4 सेकेंड। हमको निकालना क्या है एस, तो एस बराबर क्या हो जाएगा यू टी या प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तो यू आपका कितना है 5, टी कितना है तो 4 आप प्लस 1/2। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो ए बराबर क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी 15 आ इनिशियल कितना है 5 और टाइम कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 10/4 रहने दो। अब ये क्या हो गया 10/4 हो गया और टी स्क्वायर यानी 4 × 4 हो गया। अब क्या हो गया टी स्क्वायर आपका कितना था 4 × 4। अब इसको काटो तो ये इससे गायब होगा, ये इससे गायब होगा, 2 से काटो 2 2 पंचे 10 हो गया। अभी पंचों का 20 और पंचों का 20, 20 20 कितना 40 मीटर का दूरी तो तय किया है। कितना दूरी तय किया है 40 मीटर का दूरी तय किया है। ये भी क्या हो गया चारों नाल चित हो गया, बिल्कुल परास्त हो गया, इसमें भी जान नहीं था। अब आगे वाला सहम जाएगा, इतने को मार दिए कि उसको अब डर लगा हुआ होगा, आधा शक्ति तो उसका बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आप भी क्वेश्चन पर जब अटैक कीजिएगा तो 10-20 क्वेश्चन को इस रफ्तार से मारिएगा ना कि उसको लगे कि आगे वाला आधा बेहोश हो जाए। जो आपसे नहीं बनने वाला होगा, कुछ टफ होगा, वो सब डिजिटे मिट जाए, अपने से क्वेश्चन पर से मिट जाए। जैसे इसके बाद भी जो हिम्मत और ताकत करके मेरे पास आया होगा उसका आधा प्राण सूख गया होगा, तो क्वेश्चन में से भी डिजिट मिटना शुरू हो जाए, ठीक है। कहीं मान लो कि बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है वो अपने बदल के छोटा में आ जाए, ठीक है। ऐसे प्रहार करना है क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिएगा आगे का क्या है, कहता है कि सेकेंड क्या दिया हुआ है, सेकेंड लोलक दोलन काल होता है 2 सेकेंड बेटा। पेंडुलम का जो सेकेंड लोलक काल होता है जिसमें वो चक्कर लगाता है, ऐसे गया और फिर ऐसे आया और फिर ऐसे गया और फिर यहाँ पहुँच गया, 2 सेकेंड का। कितना का 2 सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपको पता होना चाहिए जी का मान। हमने कितना बार बताया 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर कहाँ दिखाई दे रहा है, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसमें आंसर बा गलत है क्या, यहाँ पर कर दो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ पर जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जी का मान होगा, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर डालिएगा क्योंकि mL/T-2 ये होगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, बड़ी सिंपल है, ऑप्शन लगता है कहीं इधर कर दिया होगा। चलिए अब क्या कहता है, 2 वस्तुएं ए और बी एक दूसरे के समानांतर एक ही दिशा में समान वेग से चल रहा है। ए ओ इधरे चल रहा है और बी ओ इधरे चल रहा है और दोनों वेक्टर में चल रहा है। तो पूछ रहा है कि दोनों का वेग क्या होगा, तो फाइनल वेलोसिटी इसका क्या होगा v1 आप प्लस v2 और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा साइन कितने डिग्री 0 डिग्री, साइन 0 क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो साइन 0 डिग्री बराबर 0। तो क्या हो जाएगा उतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कितना हो जाएगा 0, सीधा मार देंगे। अब उसको समझाएंगे कि तोहर नाना मार ले था, तोहर दादा मार ले था, ऐसे युद्ध किए हैं। सीधा कहेगा सामने आया तो हट, पहले हट उसके बाद सुनेंगे। तो इसको पहले हटा देंगे, मार देंगे जान से, उसके बाद कहेंगे कि अगला को देख के आते हैं तब तुमको समझाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक कितनी ऊर्जा का तुल्य होता है 931। 931 बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट परमाणु बम आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, एटम बम पढ़ाए हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम, रेडियम बम, रेडियो एक्टिविटी सब पढ़ाए हैं, खूब पढ़ाए हैं। तो किस पर होगा, नाभिकीय विखंडन पर होगा। बेटा यहीं पर आपको अगर हाइड्रोजन बम दे देता तो नाभिकीय संलयन पर आधारित हो जाता, याद रखेगा।
गलती नहीं करेगा संलयन में और विखंडन में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, संलयन मतलब जुड़ना, संलयन मतलब जुड़ना और विखंडन मतलब टूटना, याद रखिएगा। एक में न्यूक्लियस जुड़ता है, एक में न्यूक्लियस टूटता है, लेकिन दोनों न्यूक्लियस का ही कहानी है। कहता है निम्नलिखित में किसमें नाभिकीय संलयन नहीं पाया जाता है, निम्नलिखित में किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है, तो किसमें, तो श्वेत बामन में। अब ये मत पूछना श्वेत बामन क्या होता है, ठीक है, ये बताने की चीज नहीं है, श्वेत बामन में ऐसा होता है। आगे इसका क्वेश्चन हम ऐसे दिए हैं, वहां समझा देंगे। कहता है 3 तारे ABC दिया गया, स्टार है। कहता है मृत्यु क्रमशः श्वेत बामन न्यूट्रॉन तारा, नाम है श्वेत बामन न्यूट्रॉन तारा। आ गया समझ में, हमने बोला था ना कि अब मत पूछना कि श्वेत बामन क्या होता है, क्या होता है, तो श्वेत बामन न्यूट्रॉन तारा होता है। क्या श्वेत बामन न्यूट्रॉन तारा होता है, स्टार जैसे तुम्हारा सूरज होता है ना, सूरज वैसा ही होता है। कहता है और कृष्ण छिद्र के रूप में होती है, यानी श्वेत बामन के रूप में एक का मृत्यु होता है, दूसरा का इसके रूप में होता है। यदि इन तारों का द्रव्यमान क्रमशः Ma, Mb और Mc हो तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा, तो कौन सही होगा, Mc का मान ज़्यादा होगा, Mb का कम होगा और Ma का उससे भी कम होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बेसिकली आपको भी आएगा, टिक कर दीजिएगा। अब कहता है नाचता न्यूट्रॉन तारा कहलाता है, नाचता न्यूट्रॉन तारा किसको बोलेंगे, पल्सार को बोलेंगे। अब ये मत पूछना पल्सार क्या होता है, ये तारा है जिसमें न्यूट्रॉन, जैसे न्यूट्रॉन नाचता है न्यूक्लियस के अंदर, नाचता तो नहीं है, नाचता तो वो है, लेकिन वाइब्रेट तो करता होगा ना, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस होने के लिए कम से कम उसमें मोशन वाइब्रेशन होना जरूरी है। तो कहता है नाचता न्यूट्रॉन तारा कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, पल्सार कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयतन प्रसार गुणांक है, हमने पहले भी करवा दिया था, प्रति सेकेंड, क्या होगा, प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है, तो घनत्व आपका मास बटा डेंसिटी अदिश होता है, ठीक है, आपका ये सदिश होगा, ऊर्जा आपका अदिश होता है, विद्युत आवेश आपका अदिश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगकर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आपका त्वरण है तथा दूसरी पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण, 12 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो कोई मोटा आदमी होगा तो वो कम से स्पीड से एक्सेलरेट करेगा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 3। और कोई पतला आदमी होगा 12 न्यूटन का बल लगाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके सामने आया क्या, जरा सा डाटा को लिखिए। फोर्स आपका 12 न्यूटन आ गया, पहला एक्सेलरेशन दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरा एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और इसलिए आप जान रहे हैं। अब कहता है यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध दिया जाए तो क्या कहानी होगा, कुछ नहीं होगा और मोटा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। नहीं तो मोटा हो जाएगा तो दोनों का मसबा क्या होगा वो पहले निकालो, तो यहाँ से निकाल लेंगे। M1 बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स तो सेम है, F बटा F बराबर Ma होता है, F बटा A1 यानी 12/6 कट के कितना आ जाएगा, ये 2 kg आ जाएगा, एगो 2 kg का हो गया। M2 जो होगा वो क्या होगा, F बटा A2 हो जाएगा। तो F कितना है 12, A2 कितना है 3, 3 चौक 12, दूसरा क्या हो जाएगा 4 kg का हो जाएगा। अब दोनों का मास क्या हो जाएगा, मास आपका टोटल मास कितना हो जाएगा M1 प्लस M2, दोनों को एक साथ मिला देंगे तो 2 + 4 बराबर कितना 6 किलो का हो गया। अब 6 किलो का ये हो गया, फोर्स कितना लग रहा है भाई 12 न्यूटन ना है, तो पूछ क्या रहा है एक्सेलरेशन, तो ए बराबर क्या हो जाएगा F/m हो जाएगा। यानी क्या जब बढ़ जाएगा मसबा तो एक्सेलरेशन घट जाएगा, तो कैसे, तो 12/6, 6 दूनी 12 यानी क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन सिंगल अटेम्प्ट में आपको परास्त कर देता। तो ये कुछ युद्ध का टेक्निक सीख के आया हुआ था, यानी 2-3 गो का पावर को विखंडित करके संयोजित करके आया हुआ था और चेक कर रहा था कि न हो कि बाहर से सुखल देख के समझेगा कि सुखलाहा के देह में जान नहीं होगा, और कभी कभी ये भी नहीं समझेगा कि ऐसा है कि इसका शरीर फैलल है इसमें जान नहीं होगा, तो कहीं जिम्नास्टिक बॉडी से बटिस्टा उटिस्टा की तरह टकरा गया तो ध्वस्त कर देगा, सब हड्डी तोड़ देगा, एको को नहीं छोड़ेगा, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, जब किसी वस्तु को
विभुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाएगा? भाई अभी बताए थे हमने, ऐसा क्वेश्चन करवाया है कि जब इक्वेटर के नज़दीक यानी ध्रुव रेखा के नज़दीक किसी भी चीज़ को ले जाते हैं तो उसका फोर्स क्या बढ़ जाता है। और फिजिक्स में फोर्स को ही फोर्स कहते हैं, फिजिक्स में फोर्स को ही भार कहा जाता है, वेट कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये बहुत बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सब जगह से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि पृथ्वी पर आपका भार 60 किलो है तो आपको पृथ्वी के केंद्र से कितना दूर जाना पड़ेगा ताकि आपका भार घट के कितना हो जाए? 30 किलो का। 60 किलो का आदमी 30 किलो का बन जाएगा तो उसको पृथ्वी से कितना दूर ले जाना होगा? चलो हम देख लेते हैं कितना दूर ले जाना होगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है F बराबर क्या होता है? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। हम नया फोर्स मान लेते हैं कि आदमी को उठाकर इससे बहुत दूर ले जाया गया तो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर मान लिए, ठीक है, F डैश। अब आपको निकालना क्या है? तो पूछ रहा है दोनों में अंतर, तो ऐसा करते हैं F बट्टा F डैश निकाल लेते हैं। जहाँ G जो होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। G क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ये हो जाता है। m1 आपका मास होता है अर्थ का 6 गुने 10 पे पावर 24 kg होता है, ठीक है। और m2 जो आपका मास है 100 हो गया और r आपका रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। कितना? 6400 किलोमीटर। तो ई जो आपका दिया गया ये तो कांस्टेंट आ गया, ये भी कांस्टेंट आ गया। अब परिवर्तन कहाँ होगा? तो नीचे वाला में तो F बट्टा F डैश लिखेगा तो बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बट्टा आर हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भार उसका आधा हो जाता है। तो पहले जो भार था ये आधा हो गया यानी ये ऊपर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक लाइन और देख लो नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा तुम लोग को। ये F था, अब ये F डैश जो हुआ वो F बट्टा 2 हो गया। ये क्या हो गया? आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर आ गया। अब ये F से F कट गया, 2 ऊपर चला गया तो 2 बराबर क्या हो गया? आर स्क्वायर बट्टा आर हो गया। यानी आर बराबर क्या हो गया? √2 आर हो गया। √2 आर हो गया तो √2 आर, तो रूट का वैल्यू क्या? 1.41 इंटू आर का वैल्यू क्या? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस। अब इसको गुना भाग जब आप कीजिएगा तो आपको 9050 किलोमीटर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आया था युद्ध करने के लिए किसका सिद्धांत लेके? आया था युद्ध करने के लिए ग्रेविटेशन का सिद्धांत लेके। पता नहीं था कि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बैठा हुआ है ले लेके, ठीक है, कि छोड़ेगा नहीं, पकड़ पकड़ के धोएगा। ऐसा धोएगा कि धोबी का पाठ भूल जाएगा, दोबारा कपड़ों घोड़े में धोएगा, ठीक है। तो इस ढंग से सबक सिखाइए, किसी भी चीज को अपने एंगल से मोटिवेट कीजिए, ठीक है। बहुत मजा आएगा, देखिएगा कितना खूबसूरत सा लेक्चर है, समझ में आ रहा होगा। क्या कहता है कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है। बेटा पलायन वेग किसको कहा जाता है? तो एस्केप वेलोसिटी को कहा जाता है। हमने इसको प्रूव करके भी दिखाया है और हम इसका डायरेक्ट आंसर भी बताएं। यानी एक ऐसा वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से किसी वस्तु को फेंका जाए, यानी तुमको पकड़ के फेंक देंगे ना तो पृथ्वी का ग्रेविटेशन का जो क्षेत्र है ना, गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला जाएगा, अपने नाचते रहेगा, अपने नाचते रहेगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे हमारे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, किसको लॉन्च किया जाता है? उपग्रह जो होते हैं उसको लॉन्च किया जाता है। तो वो क्या होता है? तो 11.2 किलोमीटर के रफ्तार से फेंक देंगे तब ये होगा। अगर तुमको हम उठा के स्पीड ऑफ लाइट से फेंक देंगे तब क्या होगा? तो वहां पर आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा और आपका मास चेंज करना शुरू हो जाएगा। किसमें? तो आपका मास बदलने लगेगा। किसमें? तो मास आपका चेंज करने लगेगा एनर्जी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 25 सेंटीमीटर लंबा तने हुए तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि की मूल आवृत्ति इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो N1 आपको दिया हुआ है कितना? तो 300 हर्ज दिया हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। और इसकी क्या कहता है? और L1 आपका कितना दिया हुआ है? तो L1 दिया हुआ है आपका 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। और उसके बाद कहता है कि इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन किया जाए कि उससे उत्पन्न, तो मान लेते हैं L2 आ गया कुछ परिवर्तन करके लंबाई, और दूसरा आवृत्ति उसका 450 दे दिया गया है। N से आवृत्ति को सूचित किया जाता है तो ये आपका 450 हर्ज है। हमने आपको हर्ज के टर्म में एक फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ।
जल्दी इसको बना के दिखाओ क्या होगा। 1 मिनट का हम समय देंगे, उससे ज़्यादा समय बाबू हम देने वाले में से नहीं है। आप अगर सोच रहे होंगे तो यह आपका बहुत बड़ा गलत फहमी होगा। क्या होगा जल्दी बताओ तो, अरे बताओ ना क्या होगा। हम ही बताएं सब क्वेश्चन, तब तो तुम लोग पास कर गया। तब तुम लोग क्या किया, पास कर गया। अरे क्या होगा जल्दी बताओ ना, 1 लाइन का क्वेश्चन है, इतने इतने समय लेगा तो हो गया। इतना समय मत लो यार, जल्दी बताओ क्या आ गया। डायरेक्ट बता दे या छोड़ दे। चलो हम नहीं बताएंगे भाई, हम नहीं बता सकते हैं, तुम लोग बहुत गधा टाइप का लोग है भाई। अरे फॉर्मूला फॉर्मूला बताए थे कि n बराबर क्या होता है 1/2l √1/m होता है, ठीक है। इस डायरेक्ट फार्मूला को इसमें यूटिलाइज कर दीजिएगा, इस फार्मूला को, तो डायरेक्ट आपका वैल्यू आ जाएगा n1/n2 बराबर L2/L1। आपको L2 निकालना है तो L2 बराबर क्या हो जाएगा n1 गुने L1 बट्टा n2 हो जाएगा। अब तो आप सब चीज़ तो तुमको दिया हुआ है, तो n1 कितना दिया हुआ है 300, L1 कितना दिया हुआ है, तो L1 आपका 75 दिया हुआ है, ई कितना दिया हुआ है 450, गुना भाग कर दो, ये इससे गया इससे 15 तिया 45 है, 15 दूनी 30, 3 से काट दो तो 25 तिया 75, कितना आ गया 50, कितना आ गया 50। यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, आवृत्ति को बढ़ा देंगे तो लंबाई को क्या करना होगा, घटाना होगा। लंबाई को क्या करना होगा, घटाना होगा। ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो क्या आ जाएगा भाई, लंबाई आपका क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर घटा दिया जाएगा। पहले 75 था, अब कितना हो गया 25 सेंटीमीटर घट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा क्वेश्चन था। क्या कहता है, एक मनुष्य अपने चश्मे के लेंस को इसके फ्रेमों में घुमाता है। क्या कहता है, चश्मा का जो फ्रेम होता है ना, बैले होगा, फ्रेम में घुमाने से क्या होता है, होता है, बिल्कुल होता है। जब नहीं होता होगा तो घुमाता काहे है, घुमाएगा तो बुजुर्गे लोग घुमाते होंगे, तो कुछो करते हैं तो अनुभव के साथ करते हैं। फ्रेमों में घुमाता है और पाता है कि समंजन गड़बड़ा गया है। इससे पता चलता है कि उसको किस प्रकार का दृष्टि दोष होगा। यानी गजब कहानी है भाई। नहीं, अब फ्रेम लगा हुआ है, दिक्कत हुआ तो में जो शीशा लगा हुआ उसी को घुमा रहा है, जैसे लेंस को घुमाता है ऐसे ऐसे करके घुमा रहा है। तो वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा, तो हमने पढ़ाया है जरा दृष्टि दोष है। ऑप्शन बिल्कुल है, जरा दृष्टि दोष। मायोपिया नहीं होगा, एस्टिग्मेटिज्म नहीं होगा, दीर्घ दृष्टि जोन यानी हाइपरमेट्रोपिया नहीं होगा। कौन सा होगा, जरा दृष्टि दोष आपका होगा। जरा दूरदर्शिता भी लिख सकते हैं इसको। अब कहता है कि 99 ओम प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमापी से होकर मुख्य धारा 1/100 भाग प्रवाहित करने के लिए कितने प्रतिशत शंट की आवश्यकता होती है। तो शंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, शंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पढ़ना था इलेक्ट्रिक करंट में। जो बच्चे 10th के होंगे उसको तो चर्चा ही नहीं है उसमें, वो प्री फाउंडेशन वाला जानता होगा। वैसे हम दिखा देते हैं। जी बराबर दिया हुआ है 99 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और आपका आई जी जो दिया हुआ है जी आई, वो आपको कितना दिया हुआ है, तो 1/100 दिया हुआ है, ठीक है। 1/100 भाग आपको दिया हुआ है। शायद क्वेश्चन में यही है। हम एक बार क्वेश्चन का रिव्यू देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या था। आई जी ही दिया हुआ है। मेन करंट का 100/1 भाग है भाई। एक सेकंड रुक जाओ। मेन करंट का इतना भाग है, ये 100वां भाग था। तो आपका आई जी जो होगा वो आपको दिया गया था आई या बट्टा कितना 100 भाग, जहाँ पर आई आपका मेन करंट है, मुख्य धारा है। आई आपका क्या है, मेन करंट है, ये आपका मुख्य धारा दिया गया है, ठीक है। और आई बट्टा 100 भाग दिया हुआ है। आपके सामने आपको फॉर्मूला बताया गया था, आई जी बराबर आई गुने एस बट्टा जी प्लस एस। आई जी बराबर आई गुने एस बट्टा जी प्लस एस। ये कहानी आपको बताया गया था। क्या बताया गया था, ये कहानी आपको बताया गया था। फटाफट सॉल्व कर दीजिए और एस का मान निकाल दीजिए। जी का मान हमको पता है, तो क्या हो जाएगा आई जी ना आई जी। अब क्या हो जाएगा, तो आई से आई गायब, जी का मान 99, एस का मान निकालना है। और ये जी का मान कितना हो जाएगा, अच्छा आई जी का मान दिया हुआ था ना आई बट्टा 100। एक सेकेंड,
एक सेकेंड एक सेकेंड, ये हम ऐसे कैसे काट दिए भाई। आपका क्या था, आई जी, अब बराबर आई था, तो आई जी का मान कितना, आई बट्टा 100, अब बराबर आई गुने एस निकालना है, जी बराबर 99 अब प्लस एस। यही तो कहानी है, यही तो कहानी है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आई से आई को गायब कर दीजिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 99 अब प्लस एस हो जाएगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 100 एस हो जाएगा। अब 100 एस में इधर लाएगा तो 99 एस हो जाएगा, ये बचेगा 99, तो एस बराबर क्या हो जाएगा 99 बट्टा 99, यानी सेंचुरी मारने से चूक जाएगा और पहला पर आ जाएगा। कहाँ जाएगा, पहला पर आ जाएगा। तो एस का मान संट कितना होगा, तो 1 ओम होगा। बिल्कुल संट कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है, जब सूक्ष्मदर्शी लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्या होता है। भाई सूक्ष्मदर्शी लंबाई को बढ़ा देगा, जो सूक्ष्मदर्शी लंबाई होगा उसको बढ़ाइएगा तो आवर्धन जो होगा मैग्निफिकेशन आपका बढ़ जाएगा। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नो डाउट आप फॉर्मूला को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, 2 कूलम आवेश को, कितना कूलम, 2 कूलम आवेश को 118 वोल्ट पर एक बिंदु से 128 वोल्ट पर दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, तो क्या होता है, काम बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर तो चेंज इन वेलोसिटी, आपका चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं। चेंज इन वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो 128 माइनस 118 बराबर कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यू आपका दिया हुआ है 2 कूलम। आपको डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर क्या होता है, क्यू गुने बी, डब्लू बराबर क्यू गुने डेल बी। तो क्यू कितना है 2, आई कितना है 10, काट के कितना हो जाएगा रे 20 जूल तक काम होगा। कितना जूल काम होगा, 20 जूल काम होगा। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा हम क्या बताने जा रहे थे। और इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, जो फिजिकल हथियार लेके आया था उसको तो परास्त कर दिए, फिजिकल हथियार वाले को परास्त कर दिए। अब सैनिक गैंग का ये सब का जो हेड है, जो आपको गुट नीति के विषय में जानकारी रखता है, वो गणितज्ञ होता है और उसका कहानी अब शुरू हुआ है। जब उसको परास्त कर लेंगे तो जो रासायनिक हथियार लेके आया होगा, हाइड्रोजन बम, एटम बम, कोरोना वायरस, ये वायरस वो वायरस, उसको भी बकसने वाले आज नहीं है। आज किसी का नहीं चलेगा, आज किसी का नहीं चलेगा। जो भी चलेगा मेरा चलेगा। आज दिन हमारा है, कल से तुम्हारा चलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कहता है 25 सेंटीमीटर त्रियक ऊंचाई वाले शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। बेटा शंकु है टिप, तेल भरने वाला जो आता है सो, ये आपका लाइट ये जो है वो दिया गया है कितना आपका, तो 25 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट दिया हुआ है। ये आपका इसका H हो जाएगा और ये आपका R हो जाएगा। बस कहानी तो यही है। और आपका दिया हुआ क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस आइडिया आपका दिया गया है 550। मार दीजिए बाजी, क्या होगा पाई आर एल, पाई आर एल बराबर कितना 550, यानी यहाँ से L तो दिया हुआ है, R निकल जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा 550। पाई इधर आएगा तो 22 नीचे डालो, 7 ऊपर डालो। अब उसके बाद L कितना दिया हुआ है, तो 25 दिया हुआ है। अब काट कूट दो, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 0, 25 दूनी 50, 2 से 2 गायब हो गया, कितना आया 7, रेडियस निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई के जगह पर कितना 22/7, आर के जगह पर कितना 7 गुने 7, एच के जगह पर कितना 25। अब जो कटने वाला है उसको काटो, जो नहीं कटने वाला है उसको छोड़ दो, जो कटने वाला है उसको काटो। हाँ एच निकाल लेंगे, तो एच जब निकालिएगा यहाँ से, एच तो हमने निकाला ही नहीं, ये 25 अपने मन से कैसे डाल दिए। एच बराबर क्या हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा √L² माइनस R²। तो L² यानी क्या 25 का स्क्वायर और माइनस R² यानी क्या, R बराबर कितना है 7 का स्क्वायर, 25 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना 625 और माइनस 49 बराबर क्या होगा 576, और 576 का स्क्वायर कितना का आता है 24 का, तो ये कितना हो जाएगा 24। अब आपका ये हो कट गया, 3 8 24। अब इसको गुना भाग कर दीजिएगा तो क्या आएगा 22 गुने 7 गुने 8, 22 गुने 7 गुने 8, 1 2 3 2, 1 2 3 2 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम है तो क्यूब होगा, इसमें गलती सब में है,
कर देगा क्यूब, कोई दिक्कत। ये भी गया, बड़ी गुट नीति लेके आया था, पता नहीं था कि यहाँ अपने सरदार बैठा हुआ है, सब शारदा वाला ना है। शारदा वाला का धुरंधर सब किसी को बकसता नहीं है। देखिएगा क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन है। अब देखो ट्राइगो फ्राइगो ले आया है, हिपार्गस पीटोलोनी कब का मर गया, इतना अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट दे गया कि तबाह तबाह करके सबको रख दिया। चलो तबाह नहीं होंगे, उसका काम था तबाही देना, मेरा काम है इसको ध्वस्त कर देना। क्या करेंगे, साइन कॉस, आइडेंटिटी का क्वेश्चन सीधा साइन कॉस में चेंज करो, साइन कॉस का फॉर्मूला लगाओ, एटम बम की तरह विस्फोट करके उसको ध्वस्त कर दो। चलिए कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे जो कॉस साइन स्क्वायर थीटा था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा। ये तो आ गया। ये कितना के बराबर था, 3 के बराबर था। हमने इसको सॉल्व करके यहाँ ले आया था, यही तो 3 के बराबर है। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, √3। √3 कितना किसका मान होता है, तो 1060 डिग्री का मान होता है। थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। कहानी खत्म। तो ये भी गया। गए काम से बचने वाले आज नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि जब मूड बना के कोई आए तो उससे तभी टकराओ जब लेबिलिटी में रहो, नहीं तो भलाई इसमें है कि चुपचाप वहाँ से जब जाओ और वक्त का इंतजार करो। प्रिपरेशन बेस्ट है तभी वहाँ पहुँचो, नहीं तो सीखने के लिए जा रहे हो तो जॉली मूड में जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले यदि उसका भुजा एगो 2 सेंटीमीटर, एगो 4 सेंटीमीटर, एगो 6 सेंटीमीटर, तीनों क्या है, स्केलेन ट्रायंगल है, तो निकाल दो। एस बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6 बट्टा 2, यानी क्या 6 4 10 2 12 बट्टा 2 कितना आ गया 6। आइडिया क्या हो जाएगा, निकाल दो। एस गुने एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। होगा कि नहीं होगा, अरे बताओ ना, काहे नहीं बोलता है, बहुत बदमाश है तुम लोग। x माइनस 2, x माइनस 4 और 6 माइनस 6, ये क्या आ जाएगा, यही 0 आ जाएगा। तो टोटल क्या आ गया, 0। ये हो गया काम से, गए वो काम से। क्या आ गया आइडिया, ये 0 हो जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, 0। मारते जाओ। टिकू करता है कि सोचे छोड़ रहा है, निशानी छोड़ देगा ना तो कल के डेट में चैलेंज कर देगा, देख रहा है। अब बना लेगा क्वेश्चन, घोसेगा नहीं, गोल नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तुम लोग गोल करते रहेगा, घसो या ना घसो, गोल मारते रहेगा, मेरा चलेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा, क्योंकि वो गोलबे ही मायने रखेगा। न तो नहीं गोल गोल करेगा तो तुमको गोल आ जाएगा, बिल्कुल गोल आ जाएगा, रिजल्ट में गोल गोल रहेगा। क्या कहता है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, कितना घन आएगा, तो 8 गुने 8 गुने 8 को भाग दे दो, 2 गुने 2 गुने 2 से, तो ये 3 को तेके होकर लेगा 64 को, कितना हो जाएगा 64 को। ये सब क्वेश्चन है, बताओ कैसा कैसा सैनिक रखे हुए हैं, रखता तो नहीं स्ट्रॉन्ग। क्या कहता है, सोनू की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना। तो मान लेते हैं पुत्रवा का आयु कितने है, पुत्रवा का आयु मान लेते हैं 1 साल, ठीक है। तो सोनुआ का आयु कितने हो जाएगा, तो सोनुआ का आयु हो जाएगा 3x, ठीक है। अब क्या कहता है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद दोनों की आयु 5-5 बरस बढ़ जाएगा। तो 5 साल बाद पुत्र का आयु हो जाएगा x + 5 और सोनुआ का आयु हो जाएगा क्या 3x + 5। अब कहता है कि सोनुआ क्या है, फादर है, ये क्या है, बेटा है, पिता पुत्र है दोनों। तो पिता पुत्र है तो इसका आयु का ना 2 गुना 3 गुना होगा, पिता के आयु का 2 गुना 3 गुना पुत्र का नहीं हो सकता। तो ये 2.5 गुना हो जाता है, तो 5/2 गुना। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 5x + 25 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी पर 6x + 10। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 15 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो x 15 आ गया, तो पुत्र का कितने हो गया 15 साल, पुत्र का कितने हो गया 15 साल। तो सोनुआ का कितने हो जाएगा, अरे 3 गुना था ना, तो 45 साल का इतना का पुत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। अब कहता है कि यदि चर मान दिया गया है, क्या पूछ रहा है, बहुलक यानी मोड क्या होगा, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया दिखाई दे रहा है, ये वो सब क्वेश्चन है। 3 बार है, 2 को मार दो, टिक कर दो, बाद बाकी सब कम में, ये वो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, आंकड़ा दिया गया है, आंकड़ा दिया गया है तो आंकड़ा शरीर का तोड़ने नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे करके हुमचने नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है, तो इसको पहले क्या करेगा, अरेंज कर देगा असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो करते हैं, क्या है 8 दिया हुआ है, 8 के बाद क्या है, तो 13 दिया हुआ है, 13 के बाद क्या है भाई 17 दिया हुआ है, 17 के बाद क्या है तो 21 है, 21 के बाद क्या है 23 है, 23 के बाद क्या है 30 है, 30 के बाद क्या है 33 है, 33 के बाद क्या है
27 था ना, तो इसके बाद 27, 27 के बाद 30, 33 है तो अब 41, यही है ना। क्या गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे एगो छूट गया 8 है। अब 35 एगो था ना, यहाँ पर 35 भी था, ठीक है, सबको लिख दिया। अब n का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो इसका क्या निकालना है माध्यिका, तो माध्यिका निकालेगा तो क्या होगा 1/2 n, 1/2 n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 इसका मान होगा, ठीक है। तो n बराबर कितना आ गया, यहाँ 10 दिया हुआ था, n बराबर कितना दिया हुआ था, तो n/2 प्लस n प्लस 1/2 के बराबर होगा। माध्यिका का जो फॉर्मूला होगा जरा देखो तो सही लिखे हैं कि गलत लिख दिए। माध्यिका का फॉर्मूला यही होना चाहिए n/2 पद, ठीक है, प्लस n बट्टा इतना पद होगा, ठीक है, इतने टर्म्स n/2 टर्म आप प्लस n प्लस इतना बट्टा इतना टर्म्स, ठीक है। अब इसको लिखो तो 1/2 तो इधर रहेगा, n/2 यानी 5वां टर्म, तो 5वां टर्म क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, 5 वाला 23 है तो 5 वाला 23 हो जाएगा। और उसके बाद n प्लस 1/2 यानी 10 प्लस 1 यानी 11/2, 10 प्लस 1 यानी n/1 प्लस 2, यही ना, यानी n/2 प्लस 1 होगा। शायद हमको लगता है n/1 प्लस 2 नहीं होगा, n/2 प्लस 1 होगा। सही, बिल्कुल सही चीज़ था, जो हमने सोचा था वही था। तो ये n/2 प्लस 1 था, ये टर्म था, ठीक है, तो ये टर्म था। तो n/2 यानी 10 प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 छठा टर्म, तो छठा क्या है 27 है, तो 27 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो 1/2 27 तो इसको जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 50, काट दो कितना आ गया 25, कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका माध्यिका जो हो जाएगा मीडियम वो आपका 25 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धातु की वायन त्रिज्या ये है, अंतिम का अंदर का ये दिया हुआ है, कहता है लंबाई इतना दिया हुआ है, पाइप के लाइन में दिया हुआ है, तो कितना आएगा, तो डायरेक्ट निकाल दो। पाइप का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा पाई r स्क्वायर एच, तो पाई एच r स्क्वायर यानी बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर, यही तो धातु का आएगा आयतन, हम डायरेक्ट निकाल देते। पाई के जगह पर 22/7 एच के जगह पर कितना दिया हुआ है 50, r स्क्वायर यानी क्या r स्क्वायर यानी क्या 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर हो गया। अब क्या 22/7 गुने कितना 50, 8 प्लस 6 14, 8 माइनस 14 2, यही आ जाएगा। 64 माइनस 36 करो ना तो ये कर दो, बात बराबर है। 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, अब गुना भाग कर दो तो 22 क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 88 या गुने 50, 50 से गुना करो 0, 8 पंचे 40, 40 4 44, 4 4 4 0 है 4 4 0 0, 4 4 0 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उसका क्या होगा, क्या निकालना था धातु का आयतन निकालना था, इस समय छूटा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। आया समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस तो हमने बहुत किया है, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है और ये चलता ही रहेगा, रुकने का नाम लेने वाला नहीं है। आज मेरा चलेगा। क्या कहता है, यदि 3 संख्याएं का अनुपात ये दिया हुआ है तो उनके वर्गों के योग यानी इसका वर्ग का योग, यानी मान लेते हैं कि एक आपका 15x है, कितना दिया हुआ है, एक आपका 15x है और दूसरा आपका 20x है और तीसरा आपका 25x है, और तीनों का स्क्वायर कर देना है। तो तीनों का स्क्वायर जो आता है वो आ जाता है किसके बराबर 1250 के बराबर। ये हम नहीं कहते, ये क्वेश्चन कर रहा है। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 225x, 20 का कितना हो जाएगा तो 400x, 25 का कितना हो जाएगा 625x। उम्मीद है कि सबको जोड़ने पर 1250 ही आएगा जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो 1250x बराबर 1250, तो x बराबर कितना 1250 अपॉन 1250, कट के कितना आ गया 1, x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। तो बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा, पहला 15, बीच वाला 20 और 25, तो बीच वाला नंबर क्या है 20, कहाँ गया। ये सब कोई क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन था समझने वाले के लिए नहीं था, लेकिन क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन भूल भुलैया का रहेगा तो भूलेगा नहीं। अब कहता है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर यहाँ होगा आप प्लस 4x प्लस के हो तो के का मूल कितना दिया हुआ है, उसका एक मूल आपका 16 दिया हुआ है, तो के का मान कितना होगा, तो डाल दो ना 16 यहाँ डायरेक्ट एक्स के जगह पर। तो 16 का स्क्वायर आप प्लस 4 गुने 16 प्लस के बराबर कितना 0। अब 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 आप प्लस 64 आप प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से क्या के बराबर क्या हो जाएगा 256 में 64 जोड़ो तो माइनस 320 आ जाएगा। है ऑप्शन तो मार दो टिक, ये तो था,
एगो मूल दिया हुआ था, मार दिए, दूसरा घनमूल निकाल के उसको तोड़ ताड़ दिए, ठीक है, मुंडिये तोड़ दिए। क्या कहता है अर्धवृत्त का कोण होता है, आधा वृत्त जब होगा तो उसका कोण कितना डिग्री होगा, अर्धवृत्त दिया हुआ है, वृत्त आपका जो होता है ऐसे, तो ये आपका कंप्लीट जब होगा तो वृत्त का कोण सेंटर पर कितना होगा 360, और जब ये आधा हो जाएगा ऐसे करके तब 180 डिग्री हो जाएगा, और जब इसका 1/4 हो जाएगा ऐसे करके तो कितना 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे करके इसका कोण कितना होना चाहिए, अर्धवृत्त का कोण कितना 180 होना चाहिए, ठीक है। और 3/4 होगा, यानी कितना हिस्सा 3/4 हिस्सा अगर होगा तब क्या होगा, तो वो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है यदि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा 5 हो और 3 cos थीटा इतना बराबर का मान निकालना। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हमने कहीं एक करवाया है, ये है जान लेने वाला, ये जान लेने वाला है, लेकिन लेने नहीं देंगे, जान लेने के लिए आए हैं, खून चूसने के लिए आए हैं, खून चूसवाने नहीं आए हैं। क्योंकि खून जो बना बना के रात दिन घोट घोट के अध्ययन करके इतना गेन किए हैं, इसके लिए नहीं आए हैं। तो चलिए इसको भी परास्त करते हैं, हथियार लगाते हैं। क्या दिया हुआ है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर दिए हैं दोनों तरफ डायरेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन था, हमने इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया। क्या हो जाएगा प्लस में 9 3 3 9 15 दूनी 30 sin थीटा गुने cos थीटा बराबर कितना 25। अब अगला हमको जो निकालना है उसको ले लो, 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा बराबर मान लेते हैं x, वैल्यू निकल जाएगा इसका। अब दोनों तरफ इसको भी स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा, 25 sin स्क्वायर थीटा माइनस 30 sin थीटा गुने cos थीटा बराबर कितना x स्क्वायर। अब इसको मान लो 1 इसको मान लो 2, दोनों को जोड़ दो, 1 को क्या करो 2 से जोड़ दो। अब जो टर्म जिसके साथ जुड़ने वाला है, तेल में पानी नहीं मिलता है, साइन को साइन के साथ, कॉस को कॉस के साथ, जैसे ही जोड़ेगा तो ई तुम्हारा इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 9 को कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और उसके बाद प्लस 25 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ भी क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दाहिने तरफ 25 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दोनों 1 हो जाएगा तो 9 प्लस 25 और उस 25 को इधर लाओ तो माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 25 से 25 कट गया तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया 9 के बराबर। और यही माने थे क्या, इस पूरा को माने हुए थे एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। इस पूरा को क्या माने थे एक्स, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, लेकिन इसको भी नहीं छोड़े क्योंकि खून चूसने के लिए आ जाए थे। आज छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसे उसको मरना हो, लेकिन बिना मारे हुए दम धरने वाले में से बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला सैनिक दल भी बहुत तैयार है, अभी सामने बहुत है युद्ध में मैदान है, आदमी कमने का नाम नहीं ले रहा है, मरते जा रहा है, लेकिन बेहोश होने के बाद भी लगता है इसे जिंदा हो रहा है, वैसे आदमी पनप पनप के आ रहा है। कहता है किसी वृत्त के केंद्र 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर तक वृत्त का व्यास क्या होगा। बेटा ऐसा दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, केंद्र से इसका दूरी आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये इसको आधा पर काटेगा तो ये 4 हो जाएगा। अब इसको निकालिएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर, यानी क्या 9 प्लस 16 हो जाएगा। अब इसको जोड़ जाड़ कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, कितना जाएगा 5, तो ये दुगुना हो जाएगा। तो व्यास पूछ रहा था तो डायमीटर क्या होगा 2 गुने 5 बराबर कितना 10 है। ऑप्शन बिल्कुल है, सामने ही था, सरे पर बैठल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा, देखो यहो सब क्वेश्चन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, एक्स बराबर क्या होता है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है, एक्स बराबर क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज योर आंसर, बताने की आवश्यकता नहीं है। कहता है रमेश एक टेलीविजन को उसके मूल रूप से 10% बट्टे पर खरीदता है और उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा। तो मान लो, मानने की चीज है, कुछो मान लो यार, लेकिन मानो, नहीं मानेगा तो काम नहीं चलेगा। मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है। अब वो क्या किया कि 10% बट्टा लगा के खरीद लिया, तो कितने में खरीदा होगा 90 रुपया में खरीदा होगा। 90 रुपया में क्या किया खरीदा,
10% बट्टा लगा के। अब कहता है कि उसको कितना में, तो आपका बेचता कितना में है, तो 20% ऊपर में, तब बेचा कितना में, तो सीपी आपका ई हो गया। अब मार्क प्राइस कितना था उसका, तो एमपी जो मार्क किया हुआ था 100 रुपया, इतना रुपया का सामान था, 90 रुपया में खरीद लिया। अब बेचा कितना में, तो इतना पर क्या 20% जोड़ दिया। वो तेज था, ससुरा बहुत तेज है, इसीलिए 20% जोड़ के बेच रहा है ना। तो चलो तेज है तो तेज से मतलब नहीं है, जो भी हो तो कितना 20 अपन क्या 100 100, तो 100 प्लस कितना 20 अब बट्टा 100 गुने 100, वैसे भी 20% जोड़ते तो इसे कितना 120 रुपया में वो बेच लिया। ठीक है, 120 में वो क्या किया, बेच लिया। तो उसको फायदा कितना का हो गया, पूछ रहा है कि कितना बट्टा परसेंटेज आया, तो 120 था, 90 में खरीदा था, तो मान तो 90 ही में होगा, गुने कितना 100, इतना ही का तो उसको लगा होगा। तो कितना हो गया 100, इतना इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 30 अब बट्टा 90 गुने क्या 100, इतना परसेंट आ जाएगा। इसको काटिए तो 3 आ गया, 100 को 3 से भाग दीजिए, 33 1/3%। तो उसको क्या हो गया, कितना का लाभ हुआ 33.5% उसको प्रॉफिट हुआ। 100 का चीज था 90 रुपया में खरीद लिया, 100 रुपया पर कितना बढ़ा दिया, मार्क प्राइस तो लिखल रहता है ना, डिब्बा पर लिखल रहता है। जाएगा ना दुकान में सामान लाने तो क्या करेगा, देखो ना, कहेगा आप दिखाई दे रहा है, दिखाई दे, इतना में तो देवे करता है, 1 रुपया हमको छोड़ा कहाँ है, 5 को छोड़ा है, वो हम गाड़ी से लेके आ रहे हैं तो ये खर्च हो गया वो खर्च हो गया। उसको पता नहीं है कि जितना लिखा हुआ था उसका 20% तो उसको कमीशन बेचने का मिलता है, केवल दुकान में रखेगा पूंजी फंसा के तो 5-10% उसका अलग से रहता है। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ये सब चार्ज छोड़ दीजिए, ठीक है, और उसके बाद भी कम करके उससे लेता है सामान, और उसके बाद आपको उससे ज़्यादा बढ़ा के दे रहा है। तो कितना तेज है, मार्क प्राइस से ज़्यादा में बेच लिया भाई। 20 रुपया का चीज़ डब्बा पर लिखा हुआ है 20 रुपया, 100 रुपया बेच कितना में रहा है, तो 120 रुपया। बहुत तेज तरह का लोग होगा, आपको भी ऐसे ही तेज बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन इतना नहीं बनो, इतना तेज बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्या कहता है log 3 4 बराबर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तब आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा log 3 log 4 x बराबर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ। तो इसका कुछ वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये log 10 होगा, और उधर भी बेस का आपका log 10 होगा। कितना होगा log 10 होगा। तो इससे क्या पता चला कि log 3 log x बेस 4 बराबर कितना आ गया 1। अब log को चेंज करते चलो एक्सपोनेंशियल में, तो x बटा 4 बराबर क्या 3 टू दी पावर 1 हो गया। अब फिर इसके बाद चेंज करो तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 टू दी पावर 3 हो जाएगा, यानी क्या 64, यानी क्या 64। दिस इज योर आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन था, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, लगता है कि घुमा देंगे तो घूम जाएगा। आज घूमने वाले में से नहीं, आज सबको घुमा देंगे, जो भी आएगा सब वापस जाएगा घूम के, कोई बैठेगा नहीं सामने, आज कोई नहीं टिक सकता है। चलिए क्या कहता है, a टू दी पावर x b है, b टू दी पावर y c है, ये दिया हुआ। तो हम क्या करें समझ नहीं आ रहा है, c टू दी पावर z होगा। अब हम करे क्या 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 करे क्या, हाँ चलो कर दे। a बराबर दिया हुआ है c टू दी पावर z, मान लिए a बराबर c टू दी पावर z, बढ़िया चीज़ है भाई, a 0 के बराबर नहीं है, ठीक है 0 के बराबर नहीं है, अच्छी बात। और c बराबर जो है वो b टू दी पावर y दिया हुआ, तो c के जगह पर डाल दिए b टू दी पावर y और टू द पावर z, ये हो ठीक है। चलो उसके बाद b बराबर दिया हुआ a टू द पावर x, तो b टू द बराबर a टू द पावर x टू द पावर y टू द पावर z, a टू द पावर m टू द पावर n टू द पावर n बराबर क्या a टू द पावर x y और z। तब इधर क्या हो गया a बराबर ये कुछ नहीं है, तो इस पर पावर 1, यानी क्या एक्स वाई जेड बराबर क्या हुआ। बड़ा घुमाया था, घूमने वाले में से आज बिल्कुल मूड में नहीं है, घूमने के मूड में है ये नहीं है, तो बिना बात का घुमाने ले जा रहा है, आज किसी को छोड़ने वाले नहीं है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, बिल्कुल समझ में आ रहा। देखो हम बार बार कहते हैं एकदम जॉली मूड याद कर लो, बिल्कुल रोमांटिक रहो यार, एग्जामिनेशन का समय है तो दिमाग को बिल्कुल इस मोड में रखो कि लगना नहीं चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल गायब, पैसेंस गायब, सब चीज़ गायब, दिमाग से सब चीज़ आउट हो जाएगा। और किसी चीज़ को आउट नहीं होने देना है, सब चीज़ को स्टोर करके रखना है। कैसे कैसे जाना है, क्या सब करना है, वो सब करके आएगा, तो कैसे कैसे आगे सिलेक्शन होगा, क्या सब होने वाला है वो भी हम आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल इसको तो बीट कीजिएगा ही नहीं, अभी सिलसिला चलेगा, इसको रोकना नहीं है। कहता है 2 वृत्तों का परिधि AB दिया हुआ है, 2 वृत्तों का परिधि यानी क्या 2 पाई R1
अब बट्टा 2 पाई R2 आपका कितना दिया हुआ है, A बट्टा B दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, A बट्टा B दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, A बट्टा B दिया हुआ है। 2 पाई R1 और 2 पाई R2 आपका क्या दिया हुआ है, A बट्टा B दिया हुआ है। A बट्टा B दिया हुआ है। अरे वो उसमें फंस जाता है ना, ठीक है। A बट्टा B दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ। अब आपको पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल का अनुपात, तो E से कट गया तो आया हमारे पास क्या, R1 बट्टा R2 जो हो गया वो A बट्टा B के बराबर आ गया। और क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर और बट्टा पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कटिए जाएगा, स्क्वायर है तो R1 R2 क्या है, A बट्टा B है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, A स्क्वायर बट्टा B स्क्वायर, A स्क्वायर बट्टा B स्क्वायर, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहो सब क्वेश्चन होता है पूछने वाला, शर्म नहीं आता है। देखिएगा क्या कहता है, 3 क्रमागत बट्टों का इतना 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 समतुल्य, क्या कहता है, समतुल्य बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, बट्टा पर बट्टा, बट्टा पर बट्टा, यानी ऐसा ग्राहक मिल गया है, ऐसा ग्राहक मिल गया है कि खाली छूटे के चक्कर में लगा हुआ है और चाहता है कि सब जगह से बट्टा मरवा के अपने फायदा में चले जाए। चलो आपको मान लेते हैं कि 100 रुपया किसी चीज़ का दाम है, उसमें 30% आपको बट्टा पर दे दिया, तो बट्टा पर दिया तो कितना, 30% आपका 100 का घट जाएगा, तो 100 माइनस 30 बट्टा 100 गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये इससे कट गया तो कितना रुपया में उसको मिला, 70%। दूसरा जो बट्टा लगेगा ना वो 70 रुपया पर लगेगा, जो 20% दूसरा बट्टा लगेगा वो 70 रुपया पर लगेगा। तो दूसरा बट्टा जो लगा वो कितना पर लगा, तो 70 माइनस 20% ऑफ 70 पर ही लगेगा। तो 70 माइनस 20 बटा 100 गुने क्या 70 इस पर लगा, तो ये गायब हुआ, तो 70 माइनस 14 हो गया, तो कितना 56। तो आपको कितना रेट आ गया, 56 रुपया। अब तीसरा बट्टा जो लगने जा रहा है, तीसरा वाला, वो 56 पर लगेगा, तो 56 माइनस कितना परसेंट, 10% ऑफ 56, तो 56 माइनस 10 गुने 56 बटा 100, ये इससे कट गया, बचा कितना 56 माइनस 5.6, यानी क्या 50.4, 50.4। तो टोटल बट्टा उसको कहाँ तक पहुँचते पहुँचते 50.4 रुपया वो छोड़वाइए लिया। 100 रुपया था, अब 50 रुपया 4 पैसा वो छोड़वा लिया, तक के 49 रुपया कितना में खरीदा होगा, 49 रुपया 60 पैसा में वो सामान खरीदा होगा, है कहे 49 रुपया 60%। इतना का कहानी तो देखने को मिला, आया समझ में, बहुत ही। तो बट्टा का क्वेश्चन जब आएगा तो मार्क प्राइस पहला, और दूसरा जो उसका बट्टा आएगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बट्टा पर दूसरा बट्टा, जो पैसा आएगा उस पर फिर बट्टा, उस पर फिर बट्टा, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, साइन थीटा बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर दिया हुआ। अब हमको निकालना क्या है, तो आपका कॉस थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा का मान निकालना है, तो हमारे पास 2 तरीका है इसको बनाने का। आप जिससे बनाना चाहते हैं उससे आप बना सकते हैं, बात तो बराबर है। चलो डायरेक्ट निकाल देते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बात तो बराबर है, सब में उतना ही करना होगा। 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से सॉल्व करो, लंबा आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आप क्या क्या आएगा, 1 माइनस इसको कीजिएगा तो इस सब ब्रैकेट में रहने दो भाई, A⁴ प्लस B⁴ माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर आ जाएगा। अब बट्टा में यहाँ क्या आ जाएगा, A⁴ प्लस B⁴ प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इसके जगह पर लिखिएगा A⁴ प्लस B⁴ प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A⁴ प्लस B⁴ माइनस होगा प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और बट्टा में क्या आ जाएगा, तो ये पूरा कहानी लिखिएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब ये कट गया दोनों, अब बचा क्या हमारे पास, तो 2 2 जा 4, तो 4A स्क्वायर यानी 2AB, अब बट्टा क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 2AB बट्टा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 2AB बट्टा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी गोले का त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसके नए गोले का आयतन क्या होगा। त्रिज्या आधा करना है तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका किसी गोला का आयतन है। अब त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा 4/3 पाई आर के जगह पर r/2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो इसको काट कूट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको काट कूट कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। 4 पाई 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 आर क्यूब कट गया, ठीक है, बचा क्या 2 का क्यूब 8। तो कितना गुना हो जाएगा, तो 1/4 आधा 16वां 8वां भाग हो जाएगा। कितना भाग हो जाएगा 8वां भाग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है, 10% की दर से 4 वर्ष के लिए 800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। एक तो बेटा इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, सिंपल ब्याज निकाल दीजिए और डायरेक्ट दोनों में से क्या कीजिए घटा दीजिए। और नहीं तो एक फॉर्मूला भी होता है जिससे आप डायरेक्ट दोनों के बीच का अंतर निकाल सकते हैं। आप जैसे समझना चाहते हैं हम वैसे आपको समझा सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है R बराबर D/P × 100, ठीक है, √100, जहाँ D आपका डिफरेंस होता है। D क्या होता है, डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो अंतर आएगा वो D होगा। D ही हमको निकालना है, ठीक है। R आपका रेट हो गया, P आपको मूलधन हो गया। तो स्क्वायर कर दीजिएगा और D निकालिएगा तो R² गुने P बट्टा 100 और एक R वाला 100 बराबर क्या हो जाएगा D हो जाएगा। यह आ जाएगा, डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे तो डिफरेंस ही निकालना था। तो D बराबर R²। R कितना दिया हुआ है 10 गुने 10, प्रिंसिपल कितना है 800 बट्टा 100 गुने 100। बात खत्म है। ये तो क्वेश्चन था, ये कट गया। यानी क्या 8 रुपया का अंतर आएगा। कितना रुपया का अंतर आएगा, मात्र 8 रुपया का अंतर आएगा। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जहाँ पर ये आपका मूलधन होता है। ये क्या होता है हम जरा समझा दें आपको तो समझ में आ जाए। ये आपको मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अमाउंट यही होता है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस होता है CP और SP के बीच में, और ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये आपको ये होगा। आया समझ में, ब्याज का दर जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। कहता है कि 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाला समचतुर्भुज का परिमाप होगा। तो परिमाप जो दोनों का होगा तो इसका भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता सकते हैं 1/2 D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। डायरेक्ट कर दो, 1/2 आ गया। D1 कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1/2 D1 गुने D2 यानी 64 प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 गुने कितना 100 बराबर कितना 10। 1/2 गुने 10, 1/2 गुने 10। ये तो बराबर बड़ा मुश्किल वाला बात आ रहा है। फॉर्मूला तो यही होता है परिमाप का, क्या यही होता है, नहीं ये नहीं होता है, दुगुना होता है। 1/2 नहीं होता है, कितना होता है 2 होता है। 1/2 नहीं होके क्या होगा 2 होगा। ये आपका आरिया के टर्म में चला जाता है। कहाँ गया भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागो मत भागो मत। चलो तू भागियो जाएगा तो हम छोड़ेंगे थोड़े, आज छोड़ने वाले के मूड में है ही नहीं, तो भागना क्या है 2 आ जाएगा। ये आपका 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 हो गया यानी क्या 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो ये डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको विकर्ण दे देता है किसी समचतुर्भुज का, परिमाप पूछेगा तब भी लगा सकते हो, और आरिया पूछेगा तब भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। अब देखिए कहता है निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सा बिंदु 2x + 3y = 8 के ग्राफ पर स्थित नहीं है। तो डालो इसको, यहाँ से डालो, 4 डालेगा तो x बराबर 4, तो 8 + 0 8 के बराबर, तो ये स्थित है। पूछ रहा है कौन नहीं है, यहाँ पर डालो 1 डालो तो 2 गुने 1 बराबर कितना 2, और 3 गुने 2 बराबर क्या 6, तो 6 2 8, ये भी स्थित है। यहाँ पर डालो 0 डालो तो 0, 8/3 डालो 3 कट गया तो ये भी स्थित है। इसका मतलब ये नहीं होगा 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी कौन स्थित नहीं होगा, ये होगा। यही सब क्वेश्चन पूछता है। बताओ, कहता है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एंगल A आपको इतना दिया हुआ है, एंगल C इतना दिया हुआ है, क्रमशः सम्मुख वाला कोण क्या होगा।
तो ऐसा चतुर्भुज है, जरा ध्यान से देखेगा, ये चतुर्भुज आपका दिया गया है, चक्रीय चतुर्भुज। अब इसमें मान लो कि ये ए है, ये आपका बी है, मानते जाओ, और ये आपका सी है, और ये आपका डी है। अब दिया हुआ है एंगल ई 50 होगा, तो इस सामने वाला इसके सामने वाला कितना होगा, दोनों का कोण 180 होता है, तो 150 वाला के सामने 130 होगा, तो 50 वाला के सामने 130, 130 दो ऑप्शन है, हम टिक कर दिए। अब बी कितना दिया हुआ है, तो 70 है, तो 70 वाला के सामने क्या होगा, ई प्लस ई 180 होगा, तो ये 110 हो जाएगा। यहाँ 120 था, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? बी के सामने डी, क्योंकि आमने सामने का भुजा का सम कितना होता है, 180 होता है। ये भी क्वेश्चन खत्म। तो लगभग बहुत सैनिक अकेले प्राप्त कर चुके हैं, करीब आ गए हैं, 86 करीब आ चुके हैं, बहुत जल्दी खत्म करेंगे। 20 मीटर लंबी सीढ़ी 10 मीटर ऊंची मीनार दीवार के सहारे इस तरह से खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि से कितनी तल का कोण बना रही है? तो कहता है कि आपका दीवार आपका 10 मीटर है, ठीक है, आप 20 मीटर का इसे सीढ़ी है, ये आपका सीढ़ी 20 मीटर का है। पूछ रहा है कि कितना कोण बनाएगा, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, तो लगा दो साइन का फॉर्मूला, तो साइन थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर 10 है, हाइपोटेनियस 20 है, तो काट दीजिएगा तो 1/2, तो 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है साइन में, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मारो, है ऑप्शन, बिल्कुल है 30 डिग्री, 30 डिग्री है, स्टार नहीं होगा, क्या होगा, 30 डिग्री आपका थीटा का मान होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अभी तो कहानी शुरू हुई है। देखो क्या कहता है, अचर m के किस मान के लिए युग्म आपका mx प्लस 4y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 1 का हल अद्वितीय होगा। तो हल अद्वितीय कब होगा, जब a1 बट्टा a2 नॉट इज इक्वल्स टू b1 बट्टा b2 होगा, तब ये अद्वितीय होगा। तो a1 आपका क्या दिया हुआ है m, a2 आपका क्या दिया हुआ है 3, और ये आपका क्या दिया हुआ है 4, या ये क्या दिया हुआ है 2, तो 2 2 जा 4, यानी बीच में बराबर नहीं, तो m का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, अद्वितीय हल हो गया। ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दो समतल त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, समतल त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो संगत भुजाओं, तो समरूप चतुर्भुज है, यानी क्या, 1 का √3 बट्टा 4 गुने साइड स्क्वायर, यानी S1 का स्क्वायर बट्टा √3 बट्टा 4 गुने S2 का स्क्वायर बराबर आपको कितना दिया गया है, 256 बट्टा 144। तो √3 4 कट गया, एक ही जैसा था, हमने मान लिया इक्विलेटरल होगा। तो S1 बट्टा साइड है अलग अलग ट्रायंगल का स्क्वायर बराबर 256 बट्टा 144। तो यहाँ से S1 बट्टा S2 बराबर √256 बट्टा 144। तो ये हो गया 16, ये हो गया 12, 4 चौका 16, 4 3 12, यानी 4:3। कितना आ गया, 4:3। दिस इज योर आंसर। कौन सा आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका 88 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बेटा बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। cos स्क्वायर π/16, cos स्क्वायर 3π/6 और cos स्क्वायर 9π/16 और cos स्क्वायर 11π/16 का मान बताना है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जरा सा आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लेते तो मेरे लिए बेहतर हो जाता। अगर नहीं खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा तब हमको आपको फार्मूला पर लेके चलना होगा और फार्मूला बता के तब इसको तोड़ देना होगा। ऐसे जो फार्मूला है इसको हम डायरेक्ट फार्मूला पर अगर हम तोड़ दे तो इसका हो जाएगा 1/2 1 प्लस cos π/16। अब ये मत पूछना ये कैसे आ रहा है, अभी बस पूछने की बात नहीं है, अभी देखने की बात है। 1 प्लस cos 3π/16, ठीक है, और प्लस 1 प्लस cos 9π/16 और 1 प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, 1 प्लस cos कितना 11π/16। ये हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि ये कहानी आपको डायरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
डायरेक्ट हो जाएगा। अब 1 1 1 1 1 1 को रहने दो, अब बाद बाकी सब को तोड़ ताड़ कर दो, बात खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा ये 1/2 तो 1/2 रह गया, 1 1 1 1 सबको जोड़ दो तो ये कितना आ गया 4। उसके बाद बचा क्या, cos π/16 बचा, ये क्या बचा cos 3π/16 बच गया, और उसके बाद ई क्या बच गया, तो cos 9π/16 है, तो चलो लिख देते हैं एक बार, cos 9π/16 बच गया, आई क्या बचा cos 11π/16 बच गया। ठीक है, ये आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक एक यहाँ पर एक था एक था एक था एक था, सबको जोड़ के 4 लिया है। अब एक एक करके सबका वैल्यू पुट करना होगा, सबका क्या करना होगा, वैल्यू पुट करना होगा। तो कैसे कैसे कीजिएगा, cos π/16 कितना डिग्री होगा, 180 को 16 से डिवाइड कीजिए, 180 को 16 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। चलो अब यो वैल्यू नहीं आता होगा तब तो बड़ी जुलुम बात है, चलो हम ही दिखाते हैं, हम तो आज छोड़ने वाले में से है नहीं, बिल्कुल। हेलो, हाँ बैटरी शॉर्ट कर गया था, छोड़ने वाले में से आज नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं गया होगा, हो सकता है मे बी क्या है नहीं है, 1-2 मिनट का 1-2 सेकेंड यानी तुरंत जो है, तो बैटरी हम चेंज कर रहे थे, बैटरी हम चेंज कर लिए हैं। ठीक है, कहानी अभी रुकेगा नहीं, बिल्कुल सामने रखे हुए हैं, ये चार्ज का भी सिलसिला चलता ही रहेगा, ये होते रहेगा, आज थमने वाले में से नहीं है, क्योंकि कल से तो थमना ही है, तो आज बिल्कुल रुकना नहीं है हम लोग को। आज बिल्कुल हम लोग को रुकना नहीं है, तो समझ में आ गया। अब इसके बाद जो हमारे पास कहानी आ रहा है, उस कहानी को कैसे सॉल्व करेंगे, वो कहानी जरा सा हम लोग समझ ले तो जरा सा समझ में आ जाएगा। 1/2 हम कॉमन लिए थे, एक चीज़ आपको हम इसमें गलती कर चुके हैं, पहले ही से गलती कर चुके हैं, उस गलती को पहले सुधारना होगा, जब तक वो गलती सुधरेगा नहीं। फार्मूला लगाने में ही क्या किए थे, मिस्टेक कर गए थे हम लोग, तो मिस्टेक θ/2 टर्म आ जाएगा, तो ऊपर से ही हमको क्या करना था, ये था θ/2, यहाँ पर भी, तो ये सारा में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 1/2 हमने बाहर निकाला है, और यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 8, बात खत्म। अब हो गया, अब क्या cos π/8 ये आ गया, आई क्या आ गया, तो cos 3π/8 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करो, तो इसको तोड़ दो, तो cos क्या लिख सकते हैं, π/8 माइनस में ले आए, cos माइनस थीटा क्या, cos से थीटा होता है, तो cos हो गया, अब पाई माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो cos को पाई माइनस π/8 अगर लिख दे, या पाई प्लस π/8 लिख दे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 9π/8 हो जाएगा, और इसको भी cos पाई प्लस 3π/8 लिख दे तो समझ में आ जाएगा, क्या आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें चेंज कर लिए, अब एक लाइन इसको अब क्या करना है आपको, तो सबको फटाफट तोड़ देना है, जैसे ही आप तोड़िएगा तो cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, cos पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बताने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, तो ये हो गया 4, ये हो गया cos π/8 हो गया, प्लस cos 3π/8 हो गया, आई माइनस हो गया cos π/8, cos पाई प्लस थीटा माइनस पाई, और ये आपका माइनस में आ गया क्या, ये भी आपको माइनस में हो गया क्या, cos 3π/8 हो गया, बात खत्म। ये वाला इसके 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 सब कट गया, हमारे पास आया क्या, तो 1/2 गुने 4 कट के कितना आ गया, 2, कट के कितना आ गया, 2, 2 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, ये भी समझ में आ गया होगा। अब 90 नंबर क्वेश्चन जो अंतिम कगार मैथ का है, वहां हम लोग पहुंचे हैं। क्या कहता है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार क्षैतिज समतल तल पर खड़ी तथा एक 7 मीटर ऊंचे ध्वज झंडा द्वारा आच्छादित समतल पर एक बिंदु पर ध्वजारोपण तली इतना उन्नयन कोण बनाती है तथा ध्वजारोपण शीर्ष इतना से इतना बनाती है। अब क्या है, ऐसा दिया हुआ है, अब इस पर आपका मीनार पर, मीनार का हाइट मान लेते हैं h है,
और इस पर 7 मीटर का एक झंडा लगा गया है, ठीक है, ऐसे लगा दिया गया है, और ये आपका H-7 हो जाएगा। H- क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब कहता है कि मीनार के तल से ऐसे एक कोण बनाया गया है दूरी पर, और यहाँ बनाया गया है, एक दिया गया है 30 डिग्री और दूसरा दिया गया है 45 डिग्री। इसको मान लेते हैं x। तो आपको निकालना क्या था, मीनार का ऊंचाई निकालना था, तो फटाफट निकाल दीजिए। एक लगा दीजिए 1045 डिग्री, तो 1045 बराबर क्या, परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस, यानी h/x दोनों बराबर हो जाएगा, तो h बराबर x आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो। एक लगा दो 1030 डिग्री, 1030 डिग्री बराबर क्या, 1/√3, और परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा, H-7 अब बटा क्या हो जाएगा, नीचे x, तो x डाल दो। अब हमको निकालना क्या है, h का मान निकालना है, तो x को h में चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा √3h माइनस 7√3, क्या हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद आपका 9.56 आ जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, इसका वैल्यू निकालना है, तो वो गुना भाग आप कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। अब आपके पास इसमें आपका कुछ केमिस्ट्री का क्वेश्चंस है, तो वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि वो क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ज़रा सा उस क्वेश्चन को देख लेंगे तभी ये संतुष्टि होने वाला है, अदरवाइज संतुष्टि होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चंस कहाँ गए वो देखते हैं। केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो चलिए बिल्कुल होना चाहिए। तो केमिस्ट्री के को क्वेश्चन के कगार पर आ गए। कुछ क्वेश्चन था बेटा पिछले लेक्चर में दिए थे, जो महाभारत के एपिसोड का ही था, कंटिन्यू चल गया था, कुछ प्रॉब्लम के कारण वहाँ कुछ बचा हुआ था, उस पार्ट को यहाँ खत्म कर देते हैं। कहता है जस्ता पारा डी खंड के तत्वों की भांति परिवर्तित संयोजकता नहीं दर्शाते हैं, क्यों नहीं दर्शाते हैं। वैसे बेटा डी ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है उसका वैलेंसी आपका वेरिएबल होता है, और आपका मरकरी और जिंक, जस्ता मतलब क्या, जिंक, जस्ता मतलब जिंक, और पारा मतलब क्या, मरकरी, Hg, जिंक और Hg दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट है, फिर भी इसका संयोजकता नहीं बदलता है। जबकि संयोजकता बदलता है तो वो आपका परिवर्तनशील होता है, तो अलग अलग तत्वों से अभिक्रिया करते रहता है, अलग अलग तत्वों से क्या करता है, अभिक्रिया करते रहता है। लेकिन ऐसी कंडीशंस इसमें देखने को नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है वही कहानी जानना है। तो बेटा जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया, यानी डी कक्षा पूरा भर गया। Hg का भी आपका डी कक्षा भी भर गया, S कक्षा भी पूरा कंप्लीटली भरा हुआ है, यानी बिल्कुल इनर्ट के तरह ये दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, इनर्ट की तरह ही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपको इनर्ट की तरह नजर आ रहा है। तो कहता है कि डीप उपकोष यानी डीप सब ऑर्बिट संतृप्त है, ये सैचुरेटेड है, इसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डी सब ऑर्बिट पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो जब वो भरा हुआ है तो न वो देगा और न ही वो लेगा, इसीलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसका डी कोष आपका पूर्ण है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसीलिए इसका डी कोष क्या है, वो कंप्लीटली भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि निम्न में से अक्रिय युग्म प्रभाव किसमें सर्वाधिक स्पष्ट है। तो अक्रिय युग्म प्रभाव यानी लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, यानी आपका जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अच्छा, अक्रिय युग्म प्रभाव किसमें अधिक है ना, तो अक्रिय युग्म प्रभाव ये सारे में जो होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो दिए हुए हैं अक्रिय युग्म प्रभाव, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, सर्वाधिक स्पष्ट रूप से आपका पीबी में होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसमें कहता है निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तो वो बेटा पता करना होगा, कैसे पता करेंगे वो कहानी हम आपको समझाते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा। जैसे हम आपको थोड़ा सा हिंट दे दें कि एस में एगो डब्बा होता है और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। पी में आपका 3 गो डब्बा होता है, ठीक है। एक आपका पी एक्स पी वाई सब ऑर्बिट जिसको कहा जाता है, एक आपका पी जेड, दोनों में एक एक करके ऐसे पहले भर लेते हैं, देन आफ्टर हम ऐसे भरते हैं, ठीक है। आपका डी जो होता है उसमें 5 गो डब्बा होता है, ठीक है। सबका अलग अलग नाम भी होता है, हम बाद में सीख लेंगे उसको। तो 1 2 3 4 5 और फिर पेयर करते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया। एफ में जो आपका होता है वो 7 गो बक्सा होता है। एफ में कितना होता है, 1 2 3 4, ठीक है, 5
तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 1 1 1 1 1 1 और ऐसे ही 1 1 1 1 1 1 ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये आपका इसका कहानी होता है। किसका कहानी होता है? इसका कहानी होता है। तो आपके पास आयरन दिया हुआ है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, Fe2+, Fe3+, Fe और Fe4+, ये दिया हुआ है आपके पास। चलिए इसका कहानी लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 10 12 18 20 6 26, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको किस में चला गया? तो 3d में चला गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? 3d में चला गया। तो 3d में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, तो d वाला में इलेक्ट्रॉन को सजाइए। तो सजाएंगे कैसे? तो पॉलिज के सिद्धांत से एक एक करके पहले भरेंगे, एक एक करके भरेंगे। तो पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन और एक छठा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 गो हो गया, 4 गो में जोड़ा नहीं लगा। तो उसके बाद आपका Fe दिया हुआ है 2+, 2+ में क्या हो जाएगा? 24 गो हो जाएगा, 2+ में 24 गो। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ से? तो इससे चला जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और 3d6। फिर कहानी जो आपका डी वाला का वही आ जाएगा। डी वाला का कहानी क्या हो जाएगा? बिल्कुल वही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी इसमें जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो कितने हो गए? 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी 4 आ गया। उसके बाद हमारा तीसरा किसका कहानी है? तो Fe2+ के बाद Fe3+ का है, Fe+3 का। तो ये 26 में से 3 चला गया, तो कितना बचा? 23। अब इसका लिखिएगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और 3d क्या हो जाएगा? 5। 3d क्या हो जाएगा? 5। अब इसमें से 2 गो इलेक्ट्रॉन एस से आए, 1 गो इलेक्ट्रॉन इससे। तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए वो कितने आ गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया? तो इसमें 5 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? Fe4+, तो इसका भी चेक कर लेंगे। तो Fe4+ कीजिएगा तो 26 में 2 4 गया तो 22, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, 3s2, 3p6, 4s0 हो जाएगा और 3d आपका कितना हो जाएगा? 26 था ना, तो 26 में 2 यहाँ गया तो 4 को यहाँ से जाएगा तो 3d 1 हो जाएगा। 3d क्या हो जाएगा? 1। काउंट करो इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 4 22 होना चाहिए ना, 18 2 20 6 26, तो 18 18 2 को इसे गया था, 18 4 22, यानी इसमें क्या होगा? 4 गो इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4 गो इलेक्ट्रॉन। तो 18 2 4 2 गो इसमें से गया, 1 गो इसमें से गया, 4 गो निकलना चाहिए था ना। 3d आपका 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 26 में से 18 और 2 इसमें 20 और 6 यहाँ था, 4 गो। ठीक है, 2 गो इसमें से 2 गो इसमें से। तो 3d4 में, तो 3d में आपका कै गो आया? तो 1 2 3 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आ गए? 4 आ गए। आपको पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो बेटा दिखाई दे रहा होगा, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है? तो Fe3+ में है। दिस इज योर आंसर। कितना? तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका Fe3+ में दिया गया है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि हाइड्रोजन की प्रथम बोर्ड कक्षा की त्रिज्या 5.0536 है, इसकी तृतीय बोर्ड कक्षा का त्रिज्या क्या होगा? ठीक है, तो हमको फॉर्मूला होता है Rn बराबर 0.53 गुने n स्क्वायर अपॉन क्या? गुने n स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? गुने n स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? तो इसका कहानी जब आप देखिएगा तो R1 यहाँ से निकालिएगा, तो R1 यानी क्या? पहला ऑर्बिट। n आपको ऑर्बिट को शो करता है, कक्षा को बताता है। तो R1 बराबर 0.53 गुने n स्क्वायर यानी पहला ऑर्बिट z, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? z बराबर 1 हो जाएगा। तो 1/1 बराबर क्या? 0.53 एंगस्ट्रम में आएगा। किस में आएगा? एंगस्ट्रम में आएगा। अब पूछ रहा है इसका तृतीय कक्षा का निकालना है, तो R3 बराबर क्या हो जाएगा? तो 0.53
n के जगह पर क्या तीसरा कक्षा है तो 3 का स्क्वायर अब बट्टा z के जगह पर 1 यानी क्या 0.53 गुने 9। अब 9 से तो 9 तिया 27 हाथ में 2 9 पचे 45 है 2 47 4.77। आपको ऑप्शन नहीं है तो नहीं है तो लिख दो 4.77 एंगस्ट्रम आपका आंसर होगा। 4.77 एंगस्ट्रम आपका आंसर होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो रेडियस निकालने का, वेलोसिटी निकालने का, ये सब निकालने का फार्मूला एटॉमिक स्ट्रक्चर जो बच्चा 11th पढ़ चुका होगा उसको तो कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा उसको बेटा दिक्कत होने को है, बिल्कुल उसको दिक्कत होने को है, उसको दिक्कत होना ही होना है। तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो आप पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कहता है कि सोडियम दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया है, एल्युमिनियम दिया गया है, सिलिकॉन दिया गया कि प्रथम आयतन विभवों का क्रम है सोडियम मैग्नीशियम। तो बेटा पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो आयनिक विभव बढ़ता है। क्या होता है? आयनिक विभव जो होगा वो आपका लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा। आयनिक विभव आपका लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट में सोडियम के बाद आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा। मैग्नीशियम के बाद आपका एल्युमिनियम होता है और उसके बाद आपका सिलिकॉन होता है। ये लगातार धातु होता है टू दूसरा नंबर पीरियड का। तो आपका कौन सा क्रम हो जाएगा? विभवों का क्रम। तो सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज़्यादा एल्युमिनियम और एल्युमिनियम से ज़्यादा सिलिकॉन, ये ज़्यादा है। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये भी आपका बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि रदरफोर्ड के कण प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट को सिद्ध हुआ परमाणु में। क्या कहता है? रदरफोर्ड के कण प्रकीर्णन स्कैटरिंग प्रयोग को सिद्ध हुआ परमाणु में। क्या सिद्ध हुआ? रदरफोर्ड बेटा एक्सपेरिमेंट करवाया था। रदरफोर्ड जो था वो आपका एक्सपेरिमेंट करवाया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? तो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या था? रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, रदरफोर्ड ने करवाया था। और इसी का दूसरा नाम आपका क्या था? तो इसी का दूसरा नाम था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्या था? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्या था? इसका दूसरा नाम था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, क्या नाभिक का खोज। तो एक रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग थे और दूसरा आपका न्यूक्लियस जो नाभिक था उसका खोज था। तो इसके माध्यम से रदरफोर्ड किसको खोजा था? तो नाभिक को खोजा था और बोला था कि एटम में क्या पाया जाता है? तो एटम में आपका नाभिक पाया जाता है। ये आपका कहानी कौन बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। इस प्रकार आपका महाभारत का जो ये लेक्चर था बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर था। ठीक है, जिस खूबसूरत से लेक्चर को हम लोगों ने क्या किया, बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे ढंग से सोच समझकर इसको शुरू से लास्ट तक टोटल एक एक करके पॉइंट जितना आपको था उस पॉइंट को हम लोगों ने देखा और समझने का कोशिश किया कि उस पॉइंट में क्या सब